हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, भरोसा यूँ तो किसी भी रिश्ते की नींव होता है, लेकिन अगर बात पति पत्नी के रिश्ते की करें तो इसमें भरोसे का होना बेहद ज़रूरी है। प्यार और सम्मान के साथ इस रिश्ते में भरोसा भी होना चाहिए। यूँ तो कोई भी रिश्ता समय के साथ गहरा और मजबूत होता है, लेकिन अगर रिश्ते में शक आ जाए तो फिर यह मजबूत होने की जगह कमज़ोर हो जाता है। शक की वजह से रिश्ता ख़राब होता है और कई बार टूटने की कगार पर भी पहुंच जाता है। अपने पार्टनर को वक्त देना चाहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इन बातों के साथ साथ मजबूत रिश्ते के लिए शक करने की आदत को भी छोड़ना होगा। दोस्तों, ऐसी ही है आज की हमारी ये कहानी। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। एक शक ने दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा कर दिया। गौरव, कल सुबह जल्दी तैयार हो जाना, हमें शहर जाना है तुम्हारी माँ को जेल से लेने। कल उनकी उम्र कैद की सज़ा ख़त्म हो रही है। रमाकांत जी बोले। मामा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी को लेने शहर नहीं जाऊंगा। गौरव बोला। लेकिन क्यों? रमाकांत जी ने पूछा। वो मेरे पिता की हत्यारे हैं, मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। गौरव बोला। तुम सावित्री जी को गलत समझ रहे हो बेटा। रमाकांत जी बोले। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें पिताजी को हंसिए से मारते हुए देखा था। गौरव बोला। वो तुम्हारी आंखों का धोखा था। रमाकांत जी बोले। मैंने किसी और को ये सब कहते हुए सुना होता तो अलग बात थी, लेकिन उस रात मैंने वो सब अपनी आंखों के सामने घटते देखा था। माना कि मैं उस समय 7 बरस का था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि कुछ समझ ना पाता। गौरव बोला। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता का कत्ल किया, ये एकदम सच है, लेकिन किन हालातों में किया वो तुम्हें नहीं पता। रमाकांत जी बोले। और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता की हत्यारन वो औरत ही है। गौरव बोला। तुम्हें गलतफहमी हो रही है बेटा। जो तुम्हारी माँ ने किया उसकी जगह अगर मैं या तुम होते तो भी यही करते। रमाकांत जी बोले। ऐसी क्या मजबूरी थी मेरी माँ की कि वो मेरे पिता की कातिल बन गई? गौरव ने पूछा। सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं आज इस कहानी से पर्दा उठा ही देता हूँ। रमाकांत जी बोले। जी, मैं भी सुनना चाहूँगा वो कहानी जिससे मेरी माँ मेरी नज़रों में बेगुनाह साबित हो। गौरव बोला। तब रमाकांत जी बोले। तो सुनो। और उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में गोविंद शास्त्री रहा करते थे। जाति से ब्राह्मण थे और गांव के स्कूल में हेडमास्टर थे। स्वभाव से बड़े ही दयावान और सरल प्रकृति के आदमी थे, इसलिए गांव वालों के कहने पर गांव के मंदिर के पुजारी भी बन गए थे। जितना हो सकता था वे गरीबों को दान दिया करते थे। उनकी नज़रों में सब बराबर थे। क्या ऊंची जात और क्या छोटी जात, वे सभी का आदर सम्मान किया करते थे। भगवान की दया से उनके पास सब कुछ था, बस अगर कुछ नहीं था तो वो थी संतान। उनकी पत्नी 4 बार गर्भवती हो चुकी थी और चारों बार उन्होंने मरी हुई संतान को ही जन्म दिया था। इस बात से शास्त्री जी और उनकी पत्नी पवित्रा बड़े ही दुखी रहते थे। ब्याह काज और बच्चों के जन्म मुंडन में शास्त्री जी पूजा करवाने जाते, लेकिन उनकी पत्नी इस डर से कहीं नहीं जाती थी कि कोई ये ना कह दे कि यहाँ शगुन के काम में अपशगुन करने आ गई। दोनों पति पत्नी के दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक बार फिर पवित्रा उम्मीद से हुई। ज्यों ज्यों पवित्रा के दिन चढ़ते जा रहे थे, दोनों पति पत्नी एक अनजानी सी चिंता से ग्रसित होते जा रहे थे। पूस का महीना चल रहा था, तब पवित्रा को 8वां महीना लग चुका था। अभी 9 महीने पूरे भी नहीं हुए थे कि एक रात पवित्रा को एकाएक प्रसव पीड़ा होने लगी। रात का समय था, इसलिए घर में कोई नौकर या नौकरानी भी मौजूद नहीं थे। इसलिए गोविंद शास्त्री जी रातों रात शॉल लपेट कर लालटेन हाथों में लेकर दाई अम्मा के घर उन्हें लेने भागे। दाई अम्मा के घर पर जाकर उनके दरवाजे की संकल ज़ोर ज़ोर से खड़काने लगे। मिचमिचाती आंखों से दाई अम्मा ने घर का दरवाज़ा खोला और शास्त्री जी को सामने देखकर पूछा। शास्त्री जी, आप इतनी रात गए? बहू रानी तो ठीक है ना? नहीं दाई माँ, पवित्रा ठीक नहीं है, तभी तो तुम्हें लिवाने आया हूँ। शास्त्री जी बोले। काहे का हुआ बहू रानी को? अभी तो 8वां महीना चल रहा है ना, अभी तो 1 महीना और है शिशु को आने में। दाई अम्मा बोली। नहीं अम्मा, उसे बहुत पीड़ा हो रही है, लगता है शिशु अभी आने वाला है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। शास्त्री जी बोले। बस आप यहीं ठहरो, मैं अपने काम काज का सामान ले लूँ और शॉल ओढ़ लूँ तो चलती हूँ आपके साथ। इतना कहकर दाई अम्मा भीतर गई और फ़ौरन ही अपना सामान लेकर और शॉल ओढ़कर शास्त्री जी के साथ चल दी।
और रास्ते में शास्त्री जी से बोली, शास्त्री जी, भगवान सब भला रखे, लेकिन 8वें महीने के पैदा हुए बच्चे बहुत ही कम बच पाते हैं। ये सुनते ही शास्त्री जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वे बोले, अब जो भी हो दाई अम्मा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। सब ऊपर वाले की मर्जी है, उसने जैसा लिखा होगा वही होगा। तब दाई अम्मा बोली, लेकिन शास्त्री जी आप चिंता ना करें, मैं अपने जी जान लगा दूंगी, जो बन सकेगा सो करूंगी उस बच्चे के लिए। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। फिर दाई अम्मा ने ऊपर वाले से दोनों हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु लाज रखियो, सब तुम्हारे भरोसे। और फिर दाई अम्मा शास्त्री जी के साथ उनके घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में दोनों मकान में पहुंचे तो देखा पवित्रा दर्द से तड़प रही थी। फिर दाई अम्मा ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने शास्त्री जी से पानी गर्म करने को कहा तो उन्होंने पानी गर्म करके उन्हें दे दिया। दाई अम्मा ने अपनी सारी मेहनत लगा दी, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो ना वो रोया और ना ही उसने कोई भी हरकत की। ये सुनकर शास्त्री जी का कलेजा मुंह को आ गया और वे वहीं अपने सर पर हाथ धरकर धरती पर बैठ गए। पवित्रा भी होश में थी और वो भी ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने पड़ी। लालटेन की रोशनी में बच्चे का चेहरा चांद सा चमक रहा था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर पवित्रा फूट फूट कर रो पड़ी और उसकी आंखों के आंसुओं की बूंदें टप टप करके बच्चे के चेहरे पर गिरने लगी। बच्चे पर आंसुओं के गिरने पर एकाएक न जाने कौन सा चमत्कार हुआ। बच्चे में हरकत हुई, उसके हाथ पैर हिले और बच्चा कह कह करके रोने लगा। पवित्रा ने बच्चे को खुशी के मारे अपने सीने से लगा लिया। बच्चे के रोने की आवाज़ें जब बंद कमरे के बाहर शास्त्री जी के कानों तक पहुंची तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। तब दाई अम्मा दरवाज़ा खोलकर बाहर दौड़कर शास्त्री जी के पास आकर बोली, बधाई हो शास्त्री जी, बेटा हुआ है, मैं तो सोने के कंगन लूँगी। ये सुनकर शास्त्री जी बोले, सच? तुम सच कहती हो दाई अम्मा? क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सच है। शास्त्री जी, जाओ जाकर अपने बेटे का मुंह देख लो, दाई अम्मा बोली। और फिर शास्त्री जी कमरे की ओर अपने बेटे का मुंह देखने भागे। शास्त्री जी जैसे ही शौरी गृह में पहुंचे तो उन्हें देखकर पवित्रा खुशी से रो पड़ी और उनसे बोली, लीजिए, आपका लाल आपका इंतज़ार कर रहा था। शास्त्री जी ने पवित्रा से कुछ नहीं कहा, बस एक उत्साह भरी दृष्टि उस पर डाली और वे नवजात शिशु के पास चारपाई के नीचे बैठ गए और लालटेन की मध्यम रोशनी में उन्होंने कपड़े में लिपटे हुए शिशु को निहारा और हौले से उसके माथे को चूमा। फिर पवित्रा से बोले, मैं बाहर जा रहा हूँ, इतनी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। और ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई। जाते जाते पवित्रा से कह गए कि दाई अम्मा से कहो कि नन्हे को काला टीका लगा दे, कहीं मेरी नज़र न लग जाए उसे। उनकी इस बात पर पवित्रा कुछ नहीं बोली, क्योंकि उनका और शास्त्री जी का दिल ही जानता था कि आज उन्हें जो खुशी मिली है वो उन दोनों के लिए अनमोल थी। इतने देवी देवताओं को पूजने के बाद और ना जाने कहाँ कहाँ मत्था टेकने के बाद आज उन दोनों को ये खुशी नसीब हुई थी। दाई अम्मा ने शिशु की नज़र उतारकर उसे काला टीका लगाया, उसकी बलाई ली, फिर अपना नेग लेकर अपने घर चली गई। सुबह सुबह शास्त्री जी एक नौकरानी ढूंढ लाए जो 24 घंटे जच्चा और बच्चा की खिदमत में लगी रहे, और एक नौकरानी उन्होंने घर के लिए लगा ली जो घर का काम संभाल ले। छठे दिन शिशु की छठी पूजी गई। आसपास पड़ोस के लोग खुशी खुशी शास्त्री जी की खुशी में शामिल होने आए। घर में कढ़ी पकौड़ी, चने की दाल, दही बड़े और ना जाने कौन कौन से पकवान पकाए गए। कुल देवी को भोग लगाया गया। पड़ोसी ही उनका परिवार बन गया था, क्योंकि शास्त्री जी के परिवार के नाम पर एक चचेरा भाई था जो कि किसी के खून के जुर्म में जेल में बंद था। पवित्रा के घर पर भी उसके बूढ़े बाप के सिवाय कोई और नहीं था। 15 दिन बाद पवित्रा सौरी गृह से बाहर निकल आई तो शास्त्री जी ने बच्चे के नामकरण की सोची और गांव वालों की दावत करने का भी सोचा। फिर क्या था, इस कार्य में देर न करते हुए शास्त्री जी ने जाने माने ज्योतिषी जी को बच्चे के नामकरण के लिए बाहर गांव से बुलवाया। साथ में नौटंके का कार्यक्रम भी रखवाया जिसमें नाचने के लिए सितारा बाई आई। खाने में तरह तरह के पकवान बनवाए जिन्हें खाकर गांव वालों की तबीयत खुश हो गई, और लोगों की तबीयत खुश होने में जो कसर रह गई थी वो कसर सितारा बाई के नाच ने पूरी कर दी। अब आई बच्चे के नामकरण की बारी। उस समय शास्त्री जी मेहमानों को स्वागत करने में लगे थे। गांव की एक दो बुजुर्ग महिलाएं ही ज्योतिषी जी के पास बैठी थी। फिर ज्योतिषी जी ने माता को शिशु के साथ बुलवाया। पवित्रा शिशु के साथ बाहर आई तो ज्योतिषी जी ने बच्चे को देखकर बोले, बहुरानी, बच्चा भाग्य का बड़ा ही तेज है, मनचाही चीज़ हासिल करके ही माना करेगा, बहुत तरक्की करेगा। लेकिन क्या ज्योतिषी जी, पवित्रा ने पूछा, पिता की इज्जत पर कलंक लगाएगा? ऐसा वो जानबूझकर नहीं करेगा, उससे ये भूलवश होगा। बालक की पिता के साथ ज़्यादा नहीं बनेगी, बच्चा हमेशा पिता के विरुद्ध रहेगा। ज्योतिषी जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा।
ये क्या कह दिया आपने ज्योतिषी जी? पवित्रा बोली। हाँ बहुरानी, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। जो मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया, ज्योतिषी जी बोले। तब पवित्रा बोली, ये तो अच्छा है कि बच्चे के पिता यहाँ मौजूद नहीं हैं, नहीं तो ना जाने उनके दिल पर क्या बीती। तब उन बुजुर्ग महिलाओं में से एक ने पवित्रा से कहा, बहुरानी ये बात हमारे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। बच्चे के पिता को इन सब बातों की भनक भी ना लगे, नहीं तो पिता और पुत्र के बीच अभी से दरार आ जाएगी। मैं तो नहीं कहूँगी उनसे कुछ भी, लेकिन अगर ज्योतिषी जी ने कह दिया तो? पवित्रा बोली। बहुरानी अगर आप चाहती हैं तो मैं भी शास्त्री जी से कुछ नहीं कहूँगा, ज्योतिषी जी बोले। जी बहुत कृपया होगी आपकी, पवित्रा बोली। बच्चे का नामकरण करना है तो बच्चे को पिता को बुलवा लीजिए, ज्योतिषी जी बोले। जी मैं उन्हें अभी बुलवा लेती हूँ, लेकिन कृपया करके आपने जो अभी कुछ देर पहले बच्चे के बारे में बताया था उनसे मत कहिएगा, नहीं तो वे बेवजह ही परेशान हो उठेंगे, पवित्रा बोली। आप फिक्र न करें बहुरानी, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा, ज्योतिषी जी बोले। फिर पवित्रा ने किसी नौकर द्वारा शास्त्री जी को वहाँ बुलवाया और ज्योतिषी ने बच्चे का नाम राजन शास्त्री रखा। नाम बहुत ही सुंदर था, इसलिए सभी को बहुत पसंद आया। गोविंद शास्त्री जी ने राजन को गोद में उठाया और भीतर कोठरी में ले गए। फिर अपने माता पिता की तस्वीरों के आगे उसका माथा टिकवाते हुए बोले, माँ बाबा देखो आपका पोता राजन, इसे आशीर्वाद देकर इसके मंगल भविष्य की कामना कीजिए। नामकरण समारोह समाप्त हुआ और सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। उस रात बहुत दिनों के बाद पवित्रा और गोविंद जी को एकांत में बात करने का मौका मिला था। गोविंद जी पवित्रा से बोले, और राजन की अम्मा कैसा लग रहा है अपने बबुआ को देखकर? पहले तो पवित्रा शर्माई, फिर बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं, कैसा लगेगा भला? अच्छा ही लगेगा ना, सालों की आस जो पूरी हो गई है। भगवान ने हमारी झोली खुशियों से भर दी, और क्या चाहिए भला? सही कहती हो शास्त्रीन, हम तो आस ही छोड़ चुके थे, तरसते थे कि ना जाने कब संतान का मुंह देखने को मिलेगा। शास्त्री जी दुखी होकर बोले, तो अब काहे दुखी होते हो? अब तो सारे जान की खुशियाँ मिल गई हैं आपको, तो अब काहे ऐसी सूरत बनाते हो? पवित्रा बोली। हाँ शास्त्रीन, अब तुम भी लोगों के ब्याह मुंडन में सिर उठा के जा पाओगी, शास्त्री जी बोले। सच मैं तो तरस गई थी इस दिन को देखने के लिए, भगवान नज़र न लगाए हमारी खुशियों को, पवित्रा बोली। अब सब ठीक ही होगा, भगवान ने बहुत परीक्षा ले ली हम दोनों की, वे अब और परीक्षा नहीं लेंगे हमारी, शास्त्री जी बोले। सच आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सब मिल गया मुझे, पवित्रा बोली। हाँ बस राजन को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएंगे, बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरी तरह मेहनत कश और ईमानदार हो, ताकि लोग उसकी सच्चाई और ईमानदारी देखकर ये कहें कि जैसा बाप था वैसा ही बेटा निकला, शास्त्री जी बोले। शास्त्री जी के मुंह से राजन के लिए ऐसे शब्द सुनकर पवित्रा कुछ परेशान सी हो उठी, क्योंकि उसे ज्योतिषी जी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, शास्त्री जी को कभी मालूम नहीं होना चाहिए कि राजन उनके कलंक का कारण बनेगा। पवित्रा को परेशान देखकर शास्त्री जी ने पूछा, क्या बात है शास्त्री, तुम एकाएक कितनी परेशान क्यों हो उठी? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा थक गई हूँ, पवित्रा बोली। ठीक है तो तुम आराम करो, जब बबुआ जाग जाए और रोने लगे तो मुझे जगा लेना, मैं उसे संभाल लूँगा, तुम भी तो थक जाती हो उसे संभालते संभालते, शास्त्री जी बोले। जी ठीक है, और इतना कहकर पवित्रा करवट बदल कर लेट गई और उसकी आंखों से दो बूंद आंसू भी टपक गए। पवित्रा का अंतर्मन तड़प रहा था कि उसने इतनी बड़ी बात अपने पति से छुपाई। उसका वश चलता तो वो अभी उन्हें सब कुछ बता देती, लेकिन बच्चे के भविष्य का सवाल था, ऐसा ना हो कि उन्हें सब पता चल जाए और उनका मन बच्चे से कट जाए। वो बाप बेटे के बीच अगला गाँव का कारण नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो भावनाओं में नहीं बही और उसने उस वक्त चुप रहना ही बेहतर समझा। दिन गुजरने लगे और अब राजन 6 महीने का हो चला था। 6 महीने का होने के बाद उसका अन्नप्राशन हुआ। शास्त्री जी ने सुनार से कहकर खास तौर पर राजन के लिए चांदी के बर्तन बनवाए और अन्नप्राशन के दिन राजन को उसमें खाना खिलाया गया। पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हुए, उनके लिए भी भोजन का इंतज़ाम किया गया। अब राजन धीरे धीरे और बड़ा हो रहा था, देखते ही देखते अब वो 2 साल का होने को आया। लेकिन ये समय भी पंख लगाकर उड़ गया और अब राजन को स्कूल में दाखिला दिलवाने का समय आ पहुंचा। अब शास्त्री जी ने सोचा कि वे राजन को गांव में तो नहीं पढ़वाएंगे, उन्होंने उसे शहर के स्कूल में दाखिला दिलवाने का सोचा। लेकिन इतना छोटा बच्चा शहर में अकेले कैसे रहेगा, इसलिए शास्त्री जी ने अपनी खानदानी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर शहर में छोटा सा मकान खरीद लिया और गांव के खेतों की देखभाल किसी और के हाथों में सौंप दी। फिर वे गांव के स्कूल की नौकरी छोड़कर शहर के उसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे जहां उन्होंने राजन को दाखिला दिलवाया था। गांव के बुजुर्गों ने मना भी किया कि शास्त्री जी अपना पुश्तैनी घर छोड़कर शहर मत जाइए, लेकिन शास्त्री जी को अपने से ज़्यादा अपने बेटे राजन शास्त्री के भविष्य की चिंता थी,
कहते हैं ना, जो चीज़ इंसान को बड़ी मुश्किलों से मिलती है तो फिर उसकी नज़रों में उस चीज़ की कदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह शास्त्री जी के साथ हो रहा था। अब राजन स्कूल जाने लगा था। साल बीतते गए और उसने चौथी कक्षा पास कर ली। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के कारण उसकी अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी होती जा रही थी। वो पवित्रा से अंग्रेजी में बात करता तो पवित्रा कहती, बउआ ई तुम हमसे मरी अंग्रेजी में गिटपिट ना किया करो, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। पवित्रा की बात सुनकर दोनों बाप बेटे हंस पड़ते और पवित्रा खिसिया जाती। पवित्रा के खिसियाने पर बाप बेटे फिर से ठहाका मार कर हंस पड़ते। अब राजन 5वीं पास कर चुका था और बहुत अच्छे अंक लेकर पास हुआ था। माता पिता दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी तरह इतवार का दिन था। सब घर पर रहकर छुट्टी का आनंद उठा रहे थे। दोपहर का समय था। पवित्रा रसोई घर में लगी हुई सबकी पसंद की चीज़ें बना रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो पवित्रा ने शास्त्री जी से कहा, देखिए ना दरवाजे पर कौन है। हाँ अभी देखता हूँ। और ऐसा कहकर शास्त्री जी ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सन रह गए। उनके सामने उनका चचेरा भाई जग्गू खड़ा था, जिसके बेतरतीब उलझे हुए बाल, टी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए जहाँ से उसका बालों भरा सीना झांक रहा था, दांत गुटके से रंगे हुए, गले में गमछा और कमर में कट्टा दबाए हुए उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर जग्गू ने झुककर शास्त्री जी के चरण स्पर्श किए और बोला, रति भैया आप अपने छोटे भाई को भूल गए का। तभी शास्त्री जी थोड़ा संतुलित हुए और उससे बोले, जग्गू तुम जेल से कब छूटे। तब जग्गू बोला, छूट गया, ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप। भला जेल में कोई मेरा फूफा मामा बैठे हैं जो मुझे छुड़ा लेंगे। वो तो अपने विधायक जी की कृपा है, उन्होंने ही मुझे छुड़वा लिया जेल से। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं ना, तो चुनाव प्रचार के लिए मुझे से कट्टाधारी लोगों की उनको ज़रूरत होती है, तो उनकी मेहरबानी से छूट गया मुझे। और बताइए आप कैसे हैं। मैं भी ठीक हूँ, शास्त्री जी बोले। और भौजाई कैसी हैं। जग्गू ने पूछा। वो भी ठीक है, शास्त्री जी ने जवाब दिया। भीतर आने को नहीं कहोगे क्या, यहीं सारी बातें कर लोगे। जग्गू बोला, आओ आओ भीतर आओ, शास्त्री जी ने बेमन से कहा। फिर क्या था, जग्गू शास्त्री जी के घर के भीतर आ पहुंचा और वो जैसे ही भीतर पहुंचा तो राजन उनके सामने आ गया और शास्त्री जी से पूछा, बाबूजी कौन है ये। राजन को देखकर जग्गू ने शास्त्री जी से कहा, भैया ये चमत्कार कब हुआ। वैसे जेल में खबर मिली तो थी लेकिन कानों को यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब सामने देख लिया तो यकीन हो गया। बाबूजी कौन है ये बताइए ना, राजन ने एक बार फिर से पूछा। तभी जग्गू ने कहा, बेटा हम तुम्हारे चाचा हैं। ओ आप मेरे चाचा हो। आप कहाँ से आए हो, गांव से आए हो ना। राजन बोला, ना बेटा हम जेल से आए हैं। जग्गू बोला, ये जेल कौन सी जगह होती है। राजन ने पूछा। तब शास्त्री जी ने जग्गू को टोकते हुए कहा, बच्चे के सामने ये कैसी बातें कर रहे हो। गलती हो गई भाई साहब, माफ़ी दे दो। ये तो शरीफों का बच्चा है ना, ई का जाने की जेल कहाँ होती है। तभी पवित्रा भी रसोई घर से बाहर ये देखने के लिए निकली कि कौन आया है और एकाएक जग्गू को देखकर वो भी हैरत में पड़ गई। और जैसे ही जग्गू ने पवित्रा को देखा तो बोला, पाए लागू भौजी कैसी हो। अब तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। देवर जी आप। पवित्रा ने कहा, हाँ छूट गए जेल से, ऊपर वाले की कृपा है सब, बस आप लोगों की सेवा करूँगा। जग्गू ने कहा, अच्छा हुआ छूट गए। पवित्रा रुखाई से बोली, लगता है आप दोनों को हमारे जेल से छूटने की खुशी नहीं है। जग्गू ने पूछा, ऐसा नहीं। पवित्रा बोली, तो फिर पेट पूजा कराओ, बड़ी भूख लगी है। जग्गू बोला, ठीक है तो आप वहाँ बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना परोसती हूँ। और फिर इतना कहकर पवित्रा खाना परोसने में लग गई। अप्रैल का महीना था, थोड़ी गर्मी थी। पवित्रा रसोई घर में घुसे घुसे वैसे भी पसीने पसीने हो गई थी और जग्गू को अपने घर में देखकर उसका पारा और भी चढ़ गया था। उसे देखकर उसे अपना अतीत याद आ गया था। ये वही जग्गू था जब वो नई नई ब्याह कर ससुराल आई थी तो घर में अकेला पाकर जग्गू ने पवित्रा पर झपट्टा मारा था। लेकिन पवित्रा ने जग्गू के हाथ में जोर का काटा और खुद को छुड़ाकर रसोई घर में भागी। वहाँ उसने हंसिया उठाकर जग्गू को ललकार कर कहा था कि हिम्मत है तो आगे बढ़, आज तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। फिर जग्गू पवित्रा की ओर नहीं बढ़ा और उल्टे पैर वापस लौट गया। जब शास्त्री जी घर लौटे तो पवित्रा ने उन्हें सब बता दिया। इस बात से शास्त्री जी बहुत नाराज हुए और पवित्रा से बोले, मैं अभी नालायक के घर जाता हूँ उसकी खबर लेने। तब पवित्रा बोली, सुनिए जी बात मत बढ़ाइए, आपके उसके बीच कहा सुनी हुई और उसने आपको अपशब्द बोल दिए तो मैं सह नहीं पाऊंगी। वैसे भी सारा गांव जानता है कि उसका कैसे कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, चौबीसों घंटों गांजा पीता रहता है। गलती मेरी थी जो आपके घर पर ना होने पर मैंने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। मुझे क्या पता था कि वो नीच इस हद तक गुजर जाएगा
और फिर अगर किचन में पत्थर उछालोगे तो कुछ छींटे तो हम पर भी पड़ेंगी ना। आपको नहीं पता ये समाज जरा सी बात पर तिल का ताड़ बना देता है। इस बार रहने दीजिए, अब से मैं कभी उसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। तब शास्त्री जी बोले, तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ, नहीं तो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अब गुस्सा थूक दीजिए और दिमाग को ठंडा कीजिए। पवित्रा बोली। फिर उस दिन के बाद ना तो जग्गू ने पवित्रा के घर कदम रखे और ना ही पवित्रा और शास्त्री जी ने उसे अपने घर बुलाया। तीज त्यौहार में उसे कभी न्योता नहीं दिया और आज इतने साल बाद जग्गू को अपने घर पर देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि अब उसे अपने पति और बेटे की चिंता थी, क्योंकि जग्गू पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये सब बातें पवित्रा रसोई घर में बैठकर सोच ही रही थी कि तभी जग्गू ने आवाज़ दी और पवित्रा का ध्यान टूटा। जग्गू बोला, भौजी और करेला मिलेगा? हाँ अभी आई। और इतना कहकर पवित्रा करेला लेकर कमरे में पहुंची तो जग्गू बोला, भौजी कुछ भी कह लो, तुम खाना बहुत ही उम्दा बनाती हो। ये भरवा करेले, आहा मज़ा ही आ गया कसम से। कच्चे आम की चटनी और ये बूंदी का रायता तो इतना शानदार बना है कि पूछो ही मत। ये अरहर की दाल पर लहसुन का तड़का कमबख्त मन करता है कि बस खाए जाओ। अगर रायता और बचा हो तो दे दो। पवित्रा रसोई घर में रायता लेने चली गई और फिर जो जग्गू ने दोबारा मांगा पवित्रा ने उसकी थाली में परोस दिया। और जब जग्गू का पेट भर गया तो उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए शास्त्री जी से कहा, कसम से भाई साहब आज खाना खाकर आनंद ही आ गया। जेल में तो वही पतली दाल और जली रोटियां खाकर मन उकता गया था। अब एक अच्छा सा बिस्तर मिल जाए तो एक नींद ले लूं। शास्त्री जी संकोच में पड़े थे कि क्या बोलें और क्या ना बोलें। उन्होंने सोचा था कि खाना खाकर चला जाएगा, लेकिन अब तो वो उनके घर में पनाह भी मांग रहा था। जग्गू के व्यवहार से शास्त्री जी का दिमाग भन्ना रहा था। उनसे सहन तो नहीं हो रहा था, लेकिन अभी भी वो जग्गू को सहन किए जा रहे थे। ये उनकी व्यवस्था कही है या उनका शील भाव कही है, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने दिया था। नाराज़ होते हुए भी शास्त्री जी ने सबसे बाहर वाले कमरे में जग्गू को ठहरा दिया और पंखा चलाकर बोले, जाओ लेट जाओ। वो रहा बिस्तर। फिर क्या था, जग्गू डकार मारकर बिस्तर पर ढह गया और शाम तक सोता रहा। सांझ होने को आई थी। पवित्रा आंगन में तुलसी चौरे पर दिया जलाकर शाम की आरती गा रही थी। इतने में पवित्रा की आरती सुनकर जग्गू की आंख खुली और बाहर आकर उसने राजन से एक गिलास पानी मांगा तो राजन ने जग्गू को एक गिलास पानी लाकर उसके हाथ में थमा दिया। जग्गू पानी का गिलास लेकर आंगन में पड़ी चरपाई पर बैठ गया। पवित्रा जी की आरती ख़त्म हुई तो उसने तुलसी चौरे को प्रणाम किया और जाने लगी तो जग्गू बोला, भौजी तुम्हारा कर्ण तो बड़ा सुरीला है। पवित्रा ने जग्गू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। तब जग्गू दोबारा बोला, अब भी वही ऐंठन बाकी है तुम में। पवित्रा ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और भीतर चली गई। आंगन में बाहर के दरवाजे से शास्त्री जी सब्जियों का थैले लेकर भीतर आ रहे थे और उन्होंने जग्गू के कहे बाद वाले शब्द सुन लिए थे। इसलिए उन्होंने जग्गू से पूछा, किसकी ऐंठन की बात चल रही थी जग्गू? कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो भौजी से ऐसे ही कह रहा था। अच्छा जरा हम भी तो सुने क्या कह रहे थे अपनी भौजी से। शास्त्री जी बोले, बस कुछ नहीं, ऐसे ही बात चल रही थी। जग्गू बोला, और कब तक रुकोगे यहाँ? शास्त्री जी ने पूछा। मेरे यहाँ रहने से दिक्कत हो गई क्या आपको? आप कहें तो अभी चला जाता हूँ। जग्गू बोला, अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जल्दी अपना और ठिकाना ढूंढ लो। शास्त्री जी बोले, मतलब आपको मेरे यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? जग्गू बोला, अब चाहे तुम कुछ भी समझ लो, ये तो तुम्हारी समझ है। शास्त्री जी बोले, हाँ भाई, मुझ जैसे खूनी कातिल को भला कौन शरीफ आदमी अपने घर में आसरा देगा? मैं तो अनाथ ठहरा, माँ बाप होते तो काहे को मुझे ये दिन देखना पड़ता। जग्गू बोला, अगर चाचा चाची होते तो जो तुम्हारे ढंगे ना, उन्हें देखकर शर्म के मारे दुनिया वालों से आंखें नहीं मिला पाते। अच्छा हुआ जो बेचारे ये दिन देखने से पहले ही स्वर्गवासी हो गए। शास्त्री जी गुस्से से बोले, भाई साहब आपने रोटी के 2 टुकड़े क्या खिला दिए? आप तो मुझ पर कुत्ते की तरह भौंकने लगे। जग्गू बोला, जग्गू ज़ुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। शास्त्री जी चीखे, जब आपने छोटे बड़े का लिहाज नहीं रखा तो मैं लिहाज क्यों रखूँ? जग्गू बोला, तो फिर निकल जाओ मेरे घर से। शास्त्री जी चिल्लाए, हाँ हाँ रहना भी कौन चाहता है इस घर में? जग्गू बोला, तो फिर इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। शास्त्री जी गुस्से से बोले और फिर उसी वक्त जग्गू उनके घर से बाहर चला गया। और जग्गू के इस प्रकार जाने से पवित्रा परेशान हो उठी। वो भीतर बैठी सब सुन रही थी और उसने राजन को भी बाहर आने नहीं दिया था। लेकिन अब वो मन ही मन चिंता में डूबी जा रही थी और ये सोच रही थी कि शास्त्री जी ने नाहक ही जग्गू से बैर मोल ले लिया।
वो अब ना जाने क्या करेगा। जग्गू के जाने के बाद पवित्रा बाहर आकर शास्त्री जी से बोली, आपको उसे इतना कुछ नहीं सुनाना चाहिए था। ना सुनाता तो वो यहाँ से नहीं जाता और यहाँ टिका रहता तो तुम्हें रोज़ाना कुछ ना कुछ कहता रहता, जो मेरी बर्दाश्त से बाहर होता। शास्त्री जी बोले, लेकिन आप जानते हैं ना कि उसकी संगत कुछ ठीक नहीं है। पवित्रा बोली, बात की बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी तो उसे छुटकारा मिल गया। कितनी गंदी निगाहों से देखता है वो तुम्हें। शास्त्री जी बोले, लेकिन मुझे डर लग रहा है। पवित्रा बोली, डरो मत, मैं हूं ना। और इतना कहकर शास्त्री जी पवित्रा के गाल पर तसल्ली भरा हाथ फेर कर हाथ मुंह धोने स्नानघर की ओर चले गए और इधर पवित्रा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। पवित्रा भीतर से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो जग्गू की हरकतों से पूरी तरह से वाकिफ थी। जग्गू का मेलजोल नेताओं और गुंडों के साथ था, जबकि उसका पति तो एक सीधा साधा समाज के अनुरूप चलने वाला इंसान था। उसके पति का फालतू लोगों और फालतू के व्यसनों से दूर दूर तक नाता नहीं था। जग्गू और उसका पति एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन दोनों भाइयों के व्यवहार में ज़मीन और आसमान का अंतर था। पवित्रा यही सब सोच रही थी कि तब तक शास्त्री जी बाथरूम से मुंह हाथ धोकर निकल आए और पवित्रा से बोले, एक गिलास ठंडा पानी पिला दो। पवित्रा फ़ौरन रसोई घर की ओर गई और मटके से एक गिलास पानी भरकर शास्त्री जी के हाथ में थमाते हुए बोली, मुझे ना जाने क्यों अजीब सा डर लग रहा है। पगली, इतना क्यों डर रही हो? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शास्त्री जी बोले, आप पुरुष हैं ना, हम स्त्रियों से पूछिए कि जब कोई उनकी गृहस्थी में बेवजह दखलंदाजी करता है तो उनके दिल पर क्या बीतती है। पवित्रा बोली, शास्त्री, तुम नाहक ही परेशान हो रही हो। वो घटिया इंसान है और उसकी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं, और उसको फटकार लगानी भी ज़रूरी थी। अब कभी दोबारा इस घर में घुसने की हिम्मत नहीं होगी उसकी। मैंने जो किया सही किया, और तुम्हें ना तो डरने की ज़रूरत है ना ही कुछ सोचने की। शास्त्री जी बोले, ठीक है, अब ज़्यादा नहीं सोचूंगी इस बारे में। पवित्रा बोली, ठीक है, तो अब मुस्कुरा दो और देखो, सब्जी वाले झोले में नरम नरम हरा हरा कटहल रखा होगा। आज उसकी शानदार तरकारी खिला दो, साथ में प्याज का सलाद और हरा नींबू काट कर रखना मत भूलना। शास्त्री जी बोले। फिर शास्त्री जी की बात पर पवित्रा मुस्कुरा दी और रसोई घर की ओर चल पड़ी रात का खाना बनाने के लिए। कुछ ही देर में पवित्रा ने रात की रसोई तैयार कर ली और बाप बेटे के लिए खाना भी परोस दिया। कटहल की तरकारी खाकर शास्त्री जी बोले, वाह, क्या उम्दा और शानदार तरकारी बनी है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। और फिर दोनों के खाना खाने के बाद पवित्रा ने भी खाना खाया और रसोई साफ करके आंगन में बर्तन धुले। फिर आंगन में बिछी दोनों चारपाइयों में मच्छरदानी लगाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। शास्त्री जी अभी भी जाग रहे थे और अपने बगल में लेटे राजन को रामायण की कहानी सुना रहे थे। और कहानी सुनते सुनते शायद राजन सो चुका था। जब कहानी सुनते सुनते राजन ने कोई जवाब नहीं दिया तो शास्त्री जी ने बीच में ही कहानी सुनाना बंद कर दिया। इधर अपनी चारपाई पर लेटी पवित्रा तारे देख रही थी और गहरी चिंता में डूबी थी। तभी शास्त्री जी ने पुकारा, शास्त्री, सो गई क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही। पवित्रा ने जवाब दिया, तो तुम्हें भी कोई कहानी सुनाऊं क्या, जिससे तुम्हें नींद आ जाए? शास्त्री जी बोले। शास्त्री जी की इस बात पर पवित्रा हंसी और बोली, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो कहानी सुनते सुनते सो जाऊँ? छोटी बच्ची से कम भी तो नहीं हो, तभी तो नाहक ही परेशान हो रही हो। शास्त्री जी बोले, तो क्या करूँ, नहीं भूल पा रही हूँ वो सब। पवित्रा बोली, सब कुछ भूलकर सोने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा सोचोगी उतना ही ज़्यादा अपनी परेशानियों को बढ़ाओगी। शास्त्री जी बोले, आप सो जाइए, मैं भी सोने की कोशिश करती हूँ। और इतना कहकर पवित्रा करवट लेकर लेट गई और कुछ देर के बाद उसे नींद आ गई। दिन यूं ही गुजर रहे थे और राजन बड़ा हो रहा था, और इस बीच जग्गू कभी कभार शास्त्री जी के घर भी आता रहा। लेकिन अब वो वैसी कोई भी हरकत नहीं करता जो पहले किया करता था। बस शास्त्री जी से ये ज़रूर कहा करता कि घर का खाना खाने का मन करता है, इसलिए चला आता हूँ। हम जैसे आवारा लोगों को तो इतना ही काफ़ी है कहने के लिए कि परिवार के नाम पर कोई अपना तो है। जग्गू की बातें सुनकर शास्त्री जी को लगा कि अब शायद जग्गू सुधर गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन पवित्रा को जग्गू पर अब भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो करती भी क्या, क्योंकि वो जब शास्त्री जी से ये कहती कि जग्गू पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, तो शास्त्री जी उससे कहते कि वक्त हर इंसान को बदल देता है और अपना जग्गू भी अब बदल गया है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे और अब राजन जवानी की ओर कदम रख रहा था। उसने 10वीं का इम्तिहान बहुत ही अच्छे अंकों से पास किया था। बेटे की तरक्की देखकर शास्त्री जी का सीना गर्व से फूल गया था। अब राजन ने 11वीं में दाखिला ले लिया था और शास्त्री जी अब उसकी पढ़ाई का खासा ख्याल रख रहे थे। वे चाहते थे कि राजन आगे चलकर डॉक्टर बने और अपना अस्पताल वो गांव में जाकर खोले और वहां लोगों का मुफ्त इलाज करे। यही सपना लेकर शास्त्री जी जी रहे थे।
लेकिन एकाएक एक दिन उन्होंने राजन को एक पान की दुकान पर सिगरेट पीते देख लिया और वहीं पर जाकर राजन के गाल पर जोरकर झापड़ रसीद कर दिया। इस थप्पड़ से राजन तिलमिला गया और यहीं से शुरू हो गई उसके मन में अपने पिता के प्रति नफरत, क्योंकि राजन को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि उसके पिता ने उसे बीच बाजार सरेआम सबके सामने थप्पड़ मारा। धीरे धीरे ये बात उसके मन में घर कर गई और इस बात ने उसकी ज़िंदगी में जहर का काम किया। राजन सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगा। जब ये बात जग्गू को पता चली तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाया और वो अकेले में राजन से मिलता और उसके पिता के खिलाफ उसके कान भरता। राजन तो नादान था, उससे जो भी जग्गू कहता वो उसे सच मान लेता। जो जो राजन बड़ा हो रहा था तो वो शास्त्री जी से बदजुबानी भी करने लगा था। शास्त्री जी उसकी बातों को ये कहकर टाल जाते कि अब लड़का जवान हो रहा है, शायद इसलिए ऐसा होता जा रहा है, समझदारी आ जाने पर खुद ही सुधर जाएगा। लेकिन पवित्रा को ये बात बहुत खटक रही थी और वो राजन को समझाने की कोशिश भी करती, लेकिन राजन पवित्रा की बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देता। इसी तरह दिन गुजरे और राजन ने 12वीं भी अच्छे अंकों से पास कर ली। अब बारी थी कॉलेज में एडमिशन की। शास्त्री जी चाहते थे कि राजन मेडिकल की परीक्षा पास करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन राजन इस बात के लिए कतई राजी नहीं था और राजन ने शास्त्री जी की बात नहीं मानी और उसने कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लिया। और इस बात का फ़ायदा जग्गू ने उठाया और वो एक दिन राजन को विधायक जी के पास ले गया। विधायक जी ने देखा कि नया लड़का है तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे कॉलेज के चुनाव में उम्मीदवार बनाकर पेश किया जाए, अगर जीत गया तो फिर कॉलेज में भी हमारा जलवा होगा। और यही सब सोचकर उन्होंने अपनी बात राजन के सामने रखी, लेकिन राजन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। जग्गू ने विधायक जी को आश्वासन दिया कि वो राजन को कॉलेज के चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए मना लेगा। और फिर जग्गू ने राजन को काफ़ी समझाया और उससे ये कहा, बेटा राजन, क्या तुम ज़िंदगी भर अपने पिता की तरह रहना चाहते हो? तुम नहीं चाहते कि हर जगह तुम्हारी धाक हो, शहर में तुम्हारी तूती बोले, तुम्हारे एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम यूँ चुटकियों में हो जाए। तुम अगर छात्र संघ के नेता बन गए ना तो फिर तुम्हारी चांदी ही चांदी हो जाएगी। लेकिन चाचा जी, ये सब बाबूजी को पसंद नहीं आएगा। वो वैसे भी मुझसे आजकल खफा खफा से रहते हैं और यदि मैं चुनाव में खड़ा हो गया तो वो हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लेंगे, राजन बोला। तब जग्गू बोला, लेकिन बेटा ज़रा सोचो तो, सत्ता बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर तुम चुनाव जीत गए तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो। किसी किसी को ही भगवान ऐसा मौका देता है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। याद रखना, ज़िंदगी में ऐसे मौके कभी कभी ही आते हैं। आपकी बात तो ठीक है चाचा जी, लेकिन बाबूजी इसके लिए नहीं मानेंगे, राजन बोला। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन तुमसे नाराज़ रहेंगे, लेकिन इसके बाद जब तुम्हें लोग नेताजी नेताजी कहकर पुकारेंगे ना तो वे अपना सारा गुस्सा भूल जाएंगे, जग्गू बोला। लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं डॉक्टरी ना पढ़कर बाबूजी का पहले ही इतना दिल दुखा चुका हूँ, इसलिए अब मैं उनका और दिल नहीं दुखा सकता, राजन बोला। पागलों जैसी बातें मत करो बेटा, थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लेना। कोई जल्दबाजी थोड़ी ही है, कुछ दिन ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर विधायक जी को जवाब देना, जग्गू बोला। आप कहते हैं तो कुछ दिन और सोच कर देखता हूँ, अगर मन नहीं माना तो मैं चुनाव में खड़ा नहीं होऊंगा, राजन बोला। हाँ बेटा, ऐसी कोई जल्दबाजी थोड़ी ही है, इत्मीनान से सोच लो, जग्गू बोला। और फिर उस दिन के बाद राजन ने जग्गू से बिल्कुल ही मिलना जुलना छोड़ दिया। उसे कॉलेज का नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो छात्र संघ का नेता बनकर अपने पिता का और दिल नहीं दुखाना चाहता था। तभी शास्त्री जी के स्कूल में एक घटना घटी। प्रिंसिपल साहब ने सभी मास्टरों की तनख्वाह शास्त्री जी से सुरक्षित रखने को कही, तो उन्होंने उसे प्रिंसिपल के ऑफिस की अलमारी में सुरक्षित रखकर ताला लगा दिया। और ये बात वहाँ के चपरासी को पता लग गई, तो उसने अलमारी की नकली चाबी बनवाकर सारे रुपए अलमारी से उड़ा लिए। अब बेचारे शास्त्री जी पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया, क्योंकि ये बात प्रिंसिपल और शास्त्री जी के बीच की बात थी। ये बात उन दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं थी। अब शास्त्री जी बुरे फंसे, क्योंकि उनके ऊपर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लग गया था और प्रिंसिपल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि चोरी शास्त्री जी ने ही की है। तो पुलिस की जीप शास्त्री जी के दरवाजे पर आई और उन्हें चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस थाने उठा कर ले गई। शास्त्री जी के लिए ये बात डूब मरने वाली थी। उन्हें इस बात से बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। खबर सुनकर राजन दौड़ा दौड़ा पुलिस थाने पहुंचा और सारी बात सुनकर उसे केवल विधायक जी ही याद आए, इसलिए वो उनके पास पहुंचा और उनसे बोला, विधायक जी, मेरे पिता निर्दोष हैं, उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। वैसा काम कभी नहीं कर सकते। उन्होंने सारी उम्र केवल ईमानदारी से काम किया है। चोरी का इल्ज़ाम उन पर बदनुमा दाग है। यदि उन पर चोरी का इल्ज़ाम सच में हो गया तो वे जीते जी मर जाएंगे। कृपया उन्हें बचा लीजिए। अब सब कुछ आप पर है, आप ही उन्हें बचा सकते हैं।
हाँ हाँ, हम शास्त्री जी को जेल से छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि उन पर लगा इल्ज़ाम भी झूठा साबित हो जाए, लेकिन तुम्हें भी हमारी बात माननी पड़ेगी। विधायक जी बोले, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, बस आप मेरे बाबूजी को जेल से छुड़वा लीजिए, राजन बोला। और फिर विधायक जी की सिफारिश पर शास्त्री जी को जेल से जमानत पर रिहा कर लिया गया। और पुलिस ने जब केस की जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्कूल का चपरासी ही चोर है। शास्त्री जी पर लगा इल्ज़ाम तो दूर हो गया, लेकिन मजबूरी में विधायक जी के कहने पर राजन को छात्र संघ के चुनाव में उम्मीदवार बनना पड़ा। इस बात से शास्त्री जी गुस्सा तो हुए, लेकिन राजन ने उनसे कहा कि बाबूजी, मुझे विधायक जी की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसी शर्त पर वे आपको जेल से छुड़ाने के लिए तैयार हुए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि जैसा वे कहेंगे वैसा मुझे मानना पड़ेगा। राजन की बात सुनकर अब शास्त्री जी के पास कहने सुनने को कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही सबकी भलाई समझी। इधर राजन छात्र संघ के चुनाव में खड़ा हुआ और भारी मतों से विजयी भी हुआ, क्योंकि उसे जिताने के लिए विधायक जी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। राजन के चुनाव जीतने पर सब खुश हुए, लेकिन शास्त्री जी को इस बात की कोई खुशी नहीं हुई। वे कभी भी राजन को इस राह पर चलता हुआ नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि अब राजन की गिनती शरीफ लोगों में नहीं होगी, एक ही संतान, वो भी ऐसी राह पर। यह शास्त्री जी को कभी गंवारा नहीं था। दिन गुजरने लगे। अब राजन पढ़ाई में ध्यान न देकर नेतागिरी में ध्यान दे रहा था। वो देर रात घर लौटता और अब तो कभी कभी वो पीकर घर लौटने लगा था, लेकिन ये बात केवल पवित्रा तक सीमित थी। उसने अभी शास्त्री जी से ये बात नहीं बताई थी, लेकिन ये बात ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकी। एक रात जब राजन पीकर जीप में कुछ लोगों के साथ घर लौटा तो तब शास्त्री जी जाग रहे थे और उस रात उन्होंने ही घर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही राजन खड़खड़ाते हुए घर में घुसा तो शास्त्री जी का मन शराब की बू से भर गया। उन्होंने राजन से पूछा, तुम क्या शराब पी कर आए हो? बाबूजी, वो दोस्तों ने पिला दी, तो मैं क्या करता? राजन बोला, तुम कुछ ना करो, बस ऐसे ही शराब पीकर खानदान का नाम बदनाम करते रहो। शास्त्री जी बोले, बाप बेटे के बीच ज़्यादा बहस ना हो जाए। यही सोचकर पवित्रा बीच में आकर शास्त्री जी से बोली, सुनिए ना, सारा मोहल्ला सो रहा है, जो बात करनी है सुबह कर लीजिएगा। वैसे भी वो अभी होश में नहीं हैं। फिर शास्त्री जी ने पवित्रा की बात मानकर राजन को जाने दिया। जब सुबह हुई तो राजन जागते ही आंगन में टहलने लगा, क्योंकि उसके सिर में ज़्यादा पी लेने से दर्द हो रहा था। तब शास्त्री जी भी आंगन में आए और उन्होंने राजन की क्लास लेनी शुरू कर दी। वो उससे बोले, बेटा, बहुत नाम रोशन कर रहे हो खानदान का, क्या बात है? हम बुढ़े बुढ़िया को समाज में रहने लायक छोड़ोगे या नहीं? शास्त्री जी की बात पर राजन कुछ नहीं बोला, बस यूं ही मौन खड़ा रहा। तो शास्त्री जी और ज़्यादा बिफर पड़े और बोले, कुछ बोलोगे भी साहबजादे, या मुंह में दही जमा कर रखी है? मुझसे गलती हो गई बाबूजी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। राजन बोला, ये गलती नहीं है बेटा, ये तुम जानबूझकर करते हो। शास्त्री जी बोले, बाबूजी, वो दोस्तों के कहने पर थोड़ी सी पी ली थी। राजन सिर झुकाते हुए बोला, थोड़ी सी नहीं पी थी बेटा, इसे थोड़ी सी नहीं कहेंगे। आपके पैर लड़खड़ा रहे थे और हालत अस्त व्यस्त थी। थोड़ी सी पीकर ऐसी दशा नहीं होती। और कल को अगर दोस्त कुएं में कूदने को कहेंगे तो क्या तुम कुएं में कूद जाओगे? जब तक खुद की मर्जी ना हो तो कोई भी हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। शास्त्री जी बोले, आइंदा से ऐसी गलती अब नहीं होगी बाबूजी। राजन बोला, आज से तुम्हारा यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद, और खासकर तुम्हारे पैर तो रात को घर से बाहर निकलने नहीं चाहिए। यहाँ ज़िंदगी बता दी अपनी आबरू बचाते बचाते, और ये साहबजादे आबरू डुबोने में लगे हैं। शास्त्री जी बोले, अब इतनी पाबंदी भी ठीक नहीं है। जवान लड़का है, दोस्तों के साथ तो घूमेगा ही। पवित्रा बोली, शास्त्री, तुम ज़्यादा तरफदारी ना करो अपने सुपुत्र की, ये सब किया कराया तो तुम्हारा ही है। शास्त्री जी गुस्से से बोले, अब आप मुझे दोष क्यों दे रहे हैं? पवित्रा ने पूछा, तो फिर किसे दोष दूँ? तुम दिन भर घर में रहती हो तो ये भी नहीं देख सकती कि लड़का दिन भर क्या करता है, कहाँ जाता है, उसकी संगत किसके साथ है? शास्त्री जी बोले, अब आप तो मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। मैं अकेली क्या क्या देखूं? आपकी गृहस्थी संभालूं या आपका लाल? पवित्रा रोते हुए बोली, बस ज़्यादा टेस हुए बहाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर भी थोड़ी नज़र रख लिया करो। बड़े आए लाट साहब बने फिरते हैं, किसी काम के नहीं है, और वैसी ही माँ भी है, ज़रा सी बात पर तुनक जाती है। शास्त्री जी बोले, अब आप जहर उगलेंगे तो रोना तो क्या करूं? पवित्रा बोली, हाँ, अब रोना धोना बंद करो, जाओ अपने साहबजादे को जाकर नींबू पानी पिलाओ। अभी तक बेचारे का सिर भरना रहा होगा, और मैंने जो बातें सुना दी हैं तो उससे तो और बेचारे का भेजा गर्म हो गया होगा। शास्त्री जी बोले, ये बात आप नरमी से भी तो कह सकते हैं। पवित्रा बोली, सुनो शास्त्री, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी केवल सही तरीके से गुजारी है, और यही आशा मैं अपनी संतान से भी रखता हूँ। शास्त्री जी बोले,
ठीक है, मैं अब समझ गई। और फिर इतना कहकर पवित्रा भीतर चली गई और राजन को भी भीतर आने का इशारा किया। पवित्रा ने फ़ौरन ही राजन को नींबू पानी बना कर दिया और उससे बोली, बेटा तू वही काम क्यों करता है जिससे तेरे बाबूजी को चिढ़ हो। माँ ये सब जानबूझकर नहीं करता और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी हरकतों से बाबूजी को बुरा लगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे गलती हो जाती है। राजन बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से याद रखना कि तुमसे कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे तेरे बाबूजी को ठेस पहुँचे। पवित्रा बोली, हाँ माँ आगे से याद रखूँगा, राजन बोला। और माँ बेटे में यूं ही बातें चल रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सभी आश्चर्यचकित थे, सुबह सुबह कौन आ धमका। और फिर पवित्रा ने दरवाज़ा खोला और जो उसने देखा उसे देखकर वो भौचक्की किसी रह गई, क्योंकि वहाँ जग्गू था और उसके साथ एक स्त्री भी थी। उस स्त्री से जग्गू ने कहा, खड़ी की हूँ, भौजाई के चरण स्पर्श करो। जग्गू के कहने पर उस महिला ने फ़ौरन ही पवित्रा के चरण स्पर्श कर लिए और पवित्रा बोली, बस बस खुश रहो। जब जग्गू पवित्रा से बोला, पहचाना कौन है, तब पवित्रा ने परेशान होकर ना के जवाब में सिर हिलाया और बोली, कुछ नहीं। तब जग्गू बोला, देवरानी लाए हैं तुम्हारे लिए। देवरानी, ये सब कब हुआ? पवित्रा ने पूछा, सब कुछ बाहर ही पूछ लोगी, भीतर आने को नहीं कहोगी क्या? जग्गू बोला, अरे हाँ हाँ भीतर आओ। पवित्रा बोली। फिर पवित्रा ने नई बहू के लिए एक साफ़ सुथरी दरी बिछा दी और उससे बोली, बैठ जाओ बहू। जब तक शास्त्री जी भी वहाँ आ पहुँचे और वहाँ का नज़ारा देखकर जग्गू से बोले, ये सब क्या है? तभी जग्गू ने कहा, बस कल ही जल्दबाजी में मुझे सुभद्रा से ब्याह करना पड़ा। ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी जो इस बुढ़ापे में ऐसा कदम उठाना पड़ा? शास्त्री जी ने पूछा। तब जग्गू बोला, बेचारी दुखियारी है, विधायक जी के यहाँ काम करती थी, महाराजिन थी, खाना पकाती थी, कम उम्र में विधवा हो गई थी, 17-18 साल का बेटा भी है। 1 साल से हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। कल विधायक जी की पत्नी ने हम दोनों को एक दूसरे के साथ देख लिया तो बवाल मचा दिया। सुभद्रा से बोली कि ये नैन मटक का यहाँ नहीं चलेगा, ये शरीफों का घर है। कुछ ऊंच नीच हो गई तो किसे किसे जवाब देते फिरेंगे। अपना हिसाब कर और ये घर छोड़कर इसी वक्त चली जा। ये सब सुनकर सुभद्रा रोने लगी और विधायक जी की पत्नी का शोर सुनकर विधायक जी भी वहाँ आ गए और मुझसे पूछा कि क्या बात है। तो विधायक जी की पत्नी बोली, उससे क्या पूछते हो, मुझसे पूछो। इन दोनों के बीच नैन मटक्का चल रहा है और किसी को कुछ पता चल गया तो किस किस को जवाब देते फिरेंगे। तब विधायक जी ने मुझसे पूछा और मैंने सब कुछ साफ साफ कह दिया। तब विधायक जी बोले, अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो ब्याह कर लो, इस गरीब विधवा को सहारा मिल जाएगा और तुम्हें रोटी पानी का आराम हो जाएगा। फिर विधायक जी की बात मानकर कल रात ही हमने मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसका बेटा अभी हमारे साथ नहीं आया, वो घर पर है। ओ तो ये बात है। शास्त्री जी बोले, हाँ, आप लोगों के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाएगा तो हम दोनों का जीवन संवर जाएगा। जग्गू बोला, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तुम दोनों हमेशा यूं ही खुश रहो। ये कहकर शास्त्री जी भीतर गए और बाहर आकर पवित्रा के हाथ में 5100 रुपये देकर बोले, ये बहू को मेरी ओर से दे दो और कुछ अच्छा सा खाना बनाकर बहू को खिलाओ। फिर बाज़ार चली जाना बहू के साथ और अच्छी सी 2-3 साड़ियाँ दिलवा लाना। बहू हमारे घर पहली बार आई है, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। और इतना कहकर शास्त्री जी अपने कमरे में चले गए। फिर पवित्रा सुभद्रा के साथ बाजार जाकर कुछ साड़ियाँ और श्रृंगार का सामान दिलवा लाई और उस रात पवित्रा ने सुभद्रा को अपने घर पर ही रोक लिया। दूसरे दिन ही उसे जाने दिया। अब जग्गू की भी गृहस्थी बस गई थी, इसलिए जग्गू की शराब पीने की आदत छूटती जा रही थी। सुभद्रा बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। उसने आते ही जग्गू को और गृहस्थी को संभाल लिया। सुभद्रा अपनी जेठानी पवित्रा का भी बहुत मान करती थी, लेकिन सुभद्रा का बेटा मोहित वैसा नहीं सोचता था जैसा कि सुभद्रा पवित्रा के परिवार के बारे में सोचती थी। मोहित जब भी शास्त्री के घर आता तो उसे बहुत ईर्ष्या होती। वो भी कम समय में ही राजन की तरह सब कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन राजन के मन में मोहित के लिए कोई बैर नहीं था। उसे वो अपना भाई ही समझता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और दोनों की उम्र अब शादी के लायक हो आई थी। राजन इस बार फिर से छात्र संघ का चुनाव जीत गया था और मोहित भी हमेशा उसके साथ साथ ही लगा रहता, क्योंकि सुभद्रा का ऐसा आदेश था कि तुझे अपने बड़े भाई का साया बनकर हमेशा उसके साथ रहना है। और मोहित को मजबूरन सुभद्रा की बात माननी पड़ती। वो मोहित से हमेशा कहती, बेटा जो कुछ भी हो अब वे सभी हमारा परिवार है। तुम्हारी ताई राजन और तुझ में कोई भेदभाव नहीं रखती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू भी ऐसा ही करे। तू राजन को अपने सगे भाई की तरह आदर दे। चूँकि शास्त्री जी यदा कदा जग्गू की रुपयों से सहायता भी कर देते थे,
इसलिए जग्गू को भी अपने भाई का मान रखना पड़ता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक हादसा हो गया। जग्गू और सुभद्रा वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे थे और उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और वे दोनों स्वर्ग सिधार गए। इस बात से शास्त्री जी का मन बहुत ही आहत हुआ। पवित्रा भी सुभद्रा के जाने से बहुत दुखी हुई, क्योंकि सुभद्रा पवित्रा को अपनी बड़ी बहन की तरह ही चाहती थी। अब क्या था, पवित्रा को मोहित पर बहुत दया आई और उसने मोहित को अपने घर में आसरा दे दिया और इस बात का फ़ायदा मोहित ने उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो उस पर रोक लगाने वाली सुभद्रा भी जिंदा नहीं थी। उसे पवित्रा मनमाना पैसा देती थी, इसलिए वो बिगड़ता जा रहा था। इधर राजन को अपनी नेतागिरी से फुर्सत नहीं थी, वो भी मोहित की हरकतों पर ध्यान नहीं दे पाता था। मोहित को बिगड़ता देख पवित्रा को बहुत चिंता हुई और उसने मन में सोचा, अगर मोहित की ज़िंदगी बर्बाद हो गई तो मैं ऊपर जाकर सुभद्रा को क्या जवाब दूंगी। लोग तो यही कहेंगे ना कि बिन माँ बाप का लड़का था, ताई के सिर पर बोझ था, इसलिए ताई से संभाला ना गया और ताई के कारण लड़के का जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए उसने मोहित का ब्याह करने का सोचा, लेकिन इसके लिए पहले राजन का ब्याह होना ज़रूरी था, तभी तो वह मोहित का ब्याह कर पाएगी। शायद पत्नी आने से मोहित सही रास्ते पर आ जाए, जैसे सुभद्रा के आने पर जग्गू सही रास्ते पर आ गया था। और उसने इस विषय पर शास्त्री जी से बात की तो शास्त्री जी बोले, शास्त्रीन, अब दोनों लड़कों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम दोनों की माँ हो, तुम्हें जो भी सही लगता है वो करो। और फिर शास्त्री जी के जवाब के बाद पवित्रा ने राजन से ब्याह के लिए कहा तो राजन बोला, माँ, इन सब झमेलों में पड़ने का मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मुझे अपनी नेतागिरी देखने दो। तब पवित्रा बोली, मोहित की आदतें ठीक नहीं है, उसकी पत्नी आ जाएगी तो शायद वो सुधर जाए, तो तुम उसका ब्याह कर दो। राजन बोला, कैसा अंधेर मचा रहा है तू, बड़े के कुंवारे होते छोटे का ब्याह कैसे कर दूं। पवित्रा बोली, तो क्या हो गया। राजन बोला, ऐसा नहीं होता, ये समाज है, सबको जवाब देना पड़ता है। कल को लोग पूछेंगे कि बड़े का ब्याह ना हो कि छोटे का ब्याह क्यों हो रहा है, तो किसी किसी जवाब देते फिरेंगे। पवित्रा बोली, कह देना बड़े ने राजनीति के चलते संन्यास ले लिया है। राजन बोला, संन्यास ले तेरे दुश्मन, मैं तो बिना परपोता खिलाए नहीं मरने वाली। पवित्रा बोली, माँ, तुम मोहित के बच्चों को खिलाकर अपना मन खुश कर लेना। राजन बोला, नहीं, परसों एकादशी है, मैंने तिवारी जी को बुलाया है, वे अपने रिश्तेदारों के साथ तुझे देखने आ रहे हैं। पवित्रा बोली, माँ, ये तुमने क्या किया, मुझसे बिना पूछे ही उन्हें क्यों बुला लिया। राजन बोला, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, परसों तू घर पर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धोकर ही उन सब के सामने जाएगा। पवित्रा बोली, माँ, अब तुम ज़िद कर रही हो। राजन बोला, ये ज़िद नहीं है बेटा, मेरे भी तो कुछ अरमान है, तो वो पूरे करने दे। तूने डॉक्टरी नहीं पढ़ी तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये इच्छा तो पूरी कर दे अपने बूढ़े माँ बाप की। माँ, जैसा तुम ठीक समझो। मेरा अच्छा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। और हाँ, ये रीछ जैसे बाल और दाढ़ी बनवा लेना, वे लोग अपनी बेटी के लिए दुल्हा देखने आ रहे हैं, मदारी का भालू नहीं। पवित्रा बोली, तुम बिना माँ। और पवित्रा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। फिर क्या था, एकादशी का दिन भी आ पहुँचा। पवित्रा ने एक ही दिन में दर्जी से राजन के लिए नए कुर्ता पायजामा सिलवा दिया। सुबह से दोपहर तक तो राजन घर पर था, लेकिन शाम होते ही वो घर से गायब हो गया। सभी राजन का इंतज़ार कर कर के थक गए, लेकिन राजन घर नहीं लौटा। तब लड़की के पिता बोले, शास्त्री जी, अब हम चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आपका बेटा लौटेगा, शायद उसका ब्याह करने का इरादा नहीं है। इस पर शास्त्री जी बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए तिवारी जी, मैं अपने बेटे की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तब तिवारी जी बोले, ऐसा मत कहिए शास्त्री जी, अब आपके बेटे के कारण आपका शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आप या मैं, हम दोनों अब किसी से ब्याह के लिए ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि इतना अच्छा घर है, इतने शरीफ लोग हैं, मेरी बेटी यहाँ आकर बहुत खुश रहेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर है। ऐसा ना कहें तिवारी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी की शादी इसी घर में होगी। शास्त्री जी बोले, नहीं शास्त्री जी, आप ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा ना हो सके। मैं नहीं चाहता कि मेरी नज़रों में आपकी प्रतिष्ठा कम हो। मेरे लिए रिश्तेदारी इतनी ज़रूरी नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपकी और मेरी मित्रता सदैव यूं ही कायम रहे। तिवारी जी बोले, ये तो आपका बड़प्पन है तिवारी जी, नहीं तो मेरे बेटे की इस हरकत पर किसी भी बेटी का बाप 100 बातें सुनाए बिना नहीं रहता। शास्त्री जी बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से खफा नहीं हूँ, लेकिन मन में हमेशा यही मलाल रहेगा कि काश मेरी बेटी इस घर की बहू। तिवारी जी ने कहा, मुझे अफसोस है तिवारी जी कि आपकी ये इच्छा अधूरी रह गई। शास्त्री जी बोले, आप अफसोस न जताएं शास्त्री जी, शायद मेरी बेटी के भाग्य में इस घर की बहू बनना नहीं लिखा था। तिवारी जी बोले, शास्त्री जी और तिवारी जी के बीच बातचीत चल ही रही थी
कि तभी पवित्रा बोली, अगर आप दोनों बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जी बहन जी कहिए। तिवारी जी बोले, मैं सोच रही थी कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप अपनी बेटी का ब्याह हमारे गोद लिए बेटे मोहित से कर दीजिए। इससे आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और दोनों परिवारों का सम्मान भी बना रहेगा। बहन जी आपका सुझाव तो अच्छा है, लेकिन यदि आप बुरा ना माने तो पहले मैं अपनी पत्नी और परिवार वालों से इस विषय में पूछ लूँ, फिर कहीं जाकर आपको कोई जवाब दूंगा। तिवारी जी बोले, हमें कोई एतराज़ नहीं, आखिर आपकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है और ये फैसला आपको सबकी रजामंदी से ही लेना चाहिए। शास्त्री जी बोले, जी बहुत बढ़िया, तो मैं आपको अपने परिवार से पूछकर बताता हूँ कि उन सभी का क्या जवाब है। तिवारी जी बोले, जी इत्मीनान से सोच समझकर ही फैसला कीजिएगा, और यदि आपको इस रिश्ते से इनकार भी होगा तो हम बुरा नहीं मानेंगे। जब सब राज़ी हो जाएं तभी बात को आगे बढ़ाएंगे। शास्त्री जी बोले, बहुत बहुत आभार आपका, तो फिर अब हम सभी को जाने की इजाज़त दीजिए। और फिर इतना कहकर तिवारी जी अपने रिश्तेदारों के साथ वापस लौट गए। शास्त्री जी ने उन सभी को दुखी मन से विदा किया और इधर ना शास्त्री जी ने रात का खाना खाया और ना ही पवित्रा ने। आज तो पवित्रा भी राजन के आचरण से दुखी थी। उसने सोचा आज लौटने दो राजन को, ऐसी खबर लूँगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। और आधी रात गए जब राजन लौटा तो पवित्रा ने दरवाज़ा खोला और सामने उसने जो देखा तो वो देखकर दंग रह गई, क्योंकि राजन को लेकर उसके दोस्त आए थे, साथ में मोहित भी था। राजन के माथे पर पट्टी बंधी थी और बाएं हाथ में प्लास्टर था। राजन को पवित्रा ने ऐसी हालत में देखा तो उसने मोहित से पूछा, मोहित क्या हुआ राजन को? तब मोहित बोला, ताई जी पहले भैया को भीतर ले जाने दीजिए, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, फिर मैं आपको सब बताता हूँ भैया के साथ क्या हुआ है। हाँ हाँ चलो चलो, इसे भीतर लेकर चलो, पवित्रा जी बोली। शास्त्री जी भी ये सब देख रहे थे और राजन की ऐसी हालत देखकर वे भी चुप थे। वे भी उन सब के संग राजन के कमरे में गए। उन्हें भी जानना था कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। और फिर राजन के सभी दोस्त उसे उसके कमरे में लिटाकर चले गए। और तब मोहित बोला, ताई जी जो भैया के विरोधी पार्टी का नेता है देवदास ठाकुर, उसने ही भैया का ऐसा हाल बनाया है। क्यों, मेरे बेटे ने उसका क्या बिगाड़ा था? पवित्रा ने पूछा। भैया ने कुछ नहीं किया, गलती देवराज की थी। मोहित बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है? पवित्रा ने पूछा। तब मोहित बोला, कुछ नहीं ताई जी, एक दिन देवराज ने कॉलेज में किसी लड़की के साथ बदतमीज़ी कर दी थी और उस लड़की ने जाकर भैया से शिकायत कर दी, तो भैया ने देवराज से इस बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन देवराज भैया से अकड़ कर बोला, क्यों बे, वो लड़की तेरी बहन लगती है क्या, जो तू उसकी सिफारिश लेकर मेरे पास आया है? देवराज के ऐसा कहने पर भी भैया शांत तरीके से देवराज से बोले, वो मेरी बहन हो या किसी और की, लेकिन तुम्हें किसने अधिकार दिया उससे छेड़छाड़ करने का? तू कौन होता है मुझे ज्ञान देने वाला? तू जाकर अपना काम कर, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दे। देवराज बोला। फिर क्या था, भैया को उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया और उस दिन उन्होंने उसे अच्छे से ठोक दिया। और आज भैया को अकेला देखकर देवराज ने 2-3 लड़कों के साथ उस दिन की मार का बदला ले लिया। मोहित की बात सुनकर शास्त्री जी बोले, इसीलिए, बस इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि ये राजनीति में जाए। राजनीति ऐसी चीज़ है जहाँ बैठे बिठाए दुश्मन बन जाते हैं। अब देखो इसकी क्या हालत कर दी है उस लड़के ने। ये तो उस लड़के से उलझकर हाथ पांव तुड़वाकर घर आ गया और अब हमें बूढ़े माँ बाप को भुगतना पड़ेगा। आप ज़रा शांत हो जाइए ना, उसकी हालत पर कुछ तो तरस खाइए। पवित्रा बोली, इसकी इस हालत का ये खुद जिम्मेदार है। 1000 बार समझाया कि किसी के फटे में टांग मत अड़ाया करो, लेकिन ये हम लोगों की सुनता कहाँ है। शास्त्री जी गुस्से से बोले। शास्त्री जी की बात पर पवित्रा बोली, आप ही ज़रा सोचिए कि उसने क्या गलत किया है। अगर देवराज उस लड़की को परेशान कर रहा था तो क्या ये चुप करके बैठ जाता? किसी लड़की की इज्जत का कोई मोल नहीं है। अगर मैं भी इसकी जगह होती तो यही करती। अब आंखों देखी मक्खी तो नहीं निगली जा सकती ना। ये हम दोनों के दिए हुए संस्कार हैं। जो हमारा बेटा छिचोरा और लफंगा नहीं है, कैसा भी हो मेरा बेटा, लेकिन लड़कियों की इज्जत तो करता है। आपने भी तो हमेशा उसे यही सीख दी है कि बेटा लड़कियों और महिलाओं की इज्जत करो। यदि कोई उनके साथ बुरा सलूक करता है तो चुप मत रहो। आपके बताए हुए रास्ते पर तो चल रहा है, तब भी आप इसे ही दोषी ठहरा रहे हैं। मेरा वो मतलब ही नहीं था शास्त्री। उसे ऐसी हालत में देखकर क्या मुझे दुख नहीं होता? बाप हूँ इसलिए तुम्हारी तरह अपना दुख प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन पीड़ा मुझे भी होती है। आज के बाद मैं इसे किसी बात के लिए नहीं टोकूंगा। और इतना कहकर शास्त्री जी राजन के कमरे से चले गए और इधर पवित्रा उन्हें जाते हुए देखती रही। फिर पवित्रा ने राजन और मोहित को खाना खिलाया। राजन से तो नहीं खाया गया, लेकिन मोहित ने ठीक से खाया। इसके बाद राजन को उसकी दवा खिलाकर वो अपने कमरे में जाते वक्त मोहित से बोली, बेटा मोहित, तू आज यहीं अपने भैया के पास सो जा, इसे कुछ ज़रूरत पड़ी
तो इसकी मदद कर देना। जी ताई जी, आप भैया की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं इनका ख्याल रख लूँगा, मोहित बोला। और फिर पवित्रा रसोई घर में आई और शास्त्री जी के लिए थाली परोसकर उनके कमरे में ले गई। फिर उनसे बोली, लीजिए खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं। शास्त्री जी बोले, खाने पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? पवित्रा बोली, मैं किसी से कोई गुस्सा नहीं हूँ, बस खाने के लिए मेरा मन नहीं कर रहा है। मन क्यों नहीं कर रहा खाने का? मैंने आपको ज़्यादा कुछ सुना दिया इसलिए? ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? कहा ना भूख नहीं है। अब भूख नहीं है तो क्या ज़बरदस्ती खाना ठूस लूँ? आपकी पसंद की कटहल की तरकारी बनाई है आज, साथ में हरा नींबू और प्याज का सलाद भी है, तब भी खाने का मन नहीं है। शास्त्री जी बोले, ठीक है तो आप खाना मत खाइए, आप बस हरदम खाने की जगह गुस्सा खाते रहिए। न जाने क्या आदत है, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह रूठ जाते हैं। मैं कोई आपकी माँ नहीं हूँ जो हमेशा आपको मनाती रहूँ। रूठने की भी कोई वजह होती है, लेकिन नहीं, महाराज जी को तो बेवजह रूठने की आदत सी हो गई है ना। गऊ जैसी पत्नी जो मिल गई है तो बस उतारते रहो अपना गुस्सा उसी पर। अच्छा, तो तुम गऊ जैसी हो और क्या? तभी तो तुम्हारे सींगों में खुजली होती रहती है और मुझसे हरदम लड़ती रहती हो। हाँ हाँ, मैं गाय ही तो हूँ, इसलिए मेरे 2 सींग हैं, 4 पैर हैं और ये देखिए एक पूँछ भी तो है, जिसे मैं हरदम लहरा लहरा कर चलती रहती हूँ। पवित्रा गुस्से से बोली। अब पवित्रा की इस बात पर शास्त्री जी अपनी हंसी रोक न सके और खिलखिलाकर हंस पड़े। उनको हंसता देख पवित्रा ने पूछा, अब हंस क्यों रहे हैं? वो इसलिए कि मुझे आज पता चला कि इतने सालों से मैं किसी गाय के साथ रह रहा हूँ। शास्त्री जी बोले, ये भी खूब रही, अगर ये गाय पसंद नहीं है तो क्यों रह रहे हैं उसके साथ? मैंने ये तो नहीं कहा कि ये गाय मुझे पसंद नहीं है। तो फिर आपका मतलब क्या था? कुछ नहीं, मैं राजन की हालत देखकर कुछ परेशान सा हो गया था, इसलिए बहुत कुछ ऐसा बोल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने भी तो आपको बहुत कुछ सुना दिया आज। कोई बात नहीं, शास्त्री जी बोले, अब आपका गुस्सा उतर गया हो तो खाना खा लीजिए। तुमने खाया? शास्त्री जी ने पवित्रा से पूछा। आपसे पहले खाया है कभी जो आज खा लूँगी? चलो फिर तुम भी खाना खा लो। ठीक है, मैं भी अपनी थाली परोस कर लाती हूँ। इतना कहकर पवित्रा रसोई में जाने लगी तो शास्त्री जी उससे बोले, आज एक ही थाली में खा लेते हैं, आपकी थाली में मैं कैसे खा सकती हूँ? कोई बात नहीं, आज साथ में खा लेते हैं, शास्त्री जी बोले। और फिर दोनों पति पत्नी खाना खाने बैठ गए। सुबह हुई तो शास्त्री जी राजन के कमरे में पहुँचे। उन्होंने कमरे की लाइट जलाई और देखा कि राजन अभी भी सो रहा था। वे धीरे से उसके सिराने बैठ गए। पहले तो उन्होंने उसके माथे को चूमा, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे मेरे बच्चे, मुझे कल ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी पवित्रा भी राजन के कमरे में आई और शास्त्री जी से बोली, आपकी दी हुई परवरिश कभी गलत नहीं हो सकती, जो उसने किया था वही ठीक था। तुम शायद सही कह रही हो, शास्त्री जी बोले। दोनों की आवाज़ सुनकर मोहित जाग उठा और बोला, आप दोनों सुबह होते ही यहाँ हाजिर हो गए, रात को मारे चिंता के सोए भी या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं बेटा मोहित, हम दोनों को वैसे भी सुबह में उठने की आदत है। जाग गए थे तो सोचा राजन को देख आएँ। तब ठीक है, वैसे भैया अभी ठीक हैं। दवा खाने के बाद उन्हें गहरी नींद आ गई थी। बीच में शायद एक बार उठे थे तो फिर मैंने उनका सर दबाया और फिर वे सो गए। मोहित बोला, बहुत अच्छा बेटा, इसी तरह अपने बड़े भाई का साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा उसका ख्याल रखना। डॉक्टर ने क्या कहा कल? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? शास्त्री जी ने मोहित से पूछा। नहीं ताऊ जी, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, माथे का जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है और हाथ में भी उतनी चोट नहीं आई थी। वो डॉक्टर ने हाथ में प्लास्टर इसलिए बांध दिया कि हाथ में थोड़ा सपोर्ट बना रहे, शायद हाथ की मांसपेशियाँ थोड़ी डैमेज हो गई थी। मोहित बोला, अब ठीक है, मैं तो यूं ही बेफिजूल परेशान हो जा रहा था। शास्त्री जी बोले, ताऊ जी अब आपको दिक्कत ना हो रही हो तो मैं थोड़ी देर और सो लूँ? मोहित ने दीवार घड़ी की ओर देखते हुए कहा, हाँ हाँ सो जाओ बेटा, अभी तो केवल 4:30 ही बजे हैं, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। राजन को भी तो अभी आराम की सख्त ज़रूरत है, शास्त्री जी बोले। और फिर इतना कहकर शास्त्री जी पवित्रा के साथ राजन के कमरे से चले आए। 1-2 घंटे बाद जब दोनों भाई सोकर उठे तो पवित्रा दोनों से बोली, चलो दोनों मुँह हाथ धोकर नाश्ता करने आ जाओ, फिर राजन को दवाई भी तो खानी है। हाँ ताई जी, मुझे किसी काम से बाहर भी जाना है, इसलिए नाश्ता करके मैं निकल जाऊँगा, मोहित बोला। तुझे ऐसा भी क्या ज़रूरी काम आन पड़ा जो तू ऐसी हालत में अपने भाई को छोड़कर बाहर जाना चाहता है? पवित्रा बोली, कोई ज़रूरी काम है, बस आपसे बाहर जाने की इजाज़त चाहता हूँ। ज़रूरी काम है तो चला जा, लेकिन जल्दी लौट आना यहाँ। राजन को तेरी ज़रूरत है, पवित्रा बोली। हाँ बस दोपहर तक लौट आऊँगा, मोहित बोला। और फिर क्या था, मोहित नाश्ता करके बाहर निकल गया और घर से दूर एक दारू के ठेके पर जा पहुँचा।
वहाँ 2-3 लड़के उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मोहित वहाँ पहुँचा तो उन लड़कों में से एक ने बोला, यार बड़ी देर कर दी, हम सब कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, वो बुढ़िया छोड़ ही नहीं रही थी, कह रही थी मेरे बेटे का यहाँ ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, जैसे मैं उसके बाप का नौकर हूँ। मोहित बोला, तू उनका नौकर ही तो है, उनके दिए हुए टुकड़ों पर ही तो तू पल रहा है। उनमें से एक बोला, ये सब मेरी माँ का किया कराया है, अपने आप तो मरकर चली गई और ये सब झमेले मेरे लिए छोड़ गई। मोहित बोला, यार अपनी माँ के लिए तो ऐसा मत बोल। उनमें से एक बोला, वो माँ नहीं दुश्मन थी मेरी, जिसने बुढ़ापे में उस जग्गू से शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मुझे उस घर का गुलाम बना दिया। अच्छा ये सब छोड़, पहले ये तो बता वो कैसा है जिसकी हम सब ने कल रात ठुकाई की थी। एक ने पूछा। तब मोहित बोला, यार देवराज, ऐसे मारा जाता है क्या किसी को? क्यों, ज़्यादा चोट लग गई क्या? देवराज ने पूछा। तब मोहित बोला, वही तो कि बस मामूली सी चोटें ही आई हैं उसे, ऐसे मारना था कि महीनों के लिए बिस्तर पकड़ लेता, फिर कुछ महीनों के लिए ही सही मुझे उससे मुक्ति तो मिल जाती। तुम लोगों ने ऐसा मारा कि उसे तो अस्पताल में भर्ती भी नहीं होना पड़ा और कुछ ही देर के बाद वो घर भी आ गया। ओह, तो तुझे बड़ा अफसोस है कि उसे कम चोट आई। देवराज बोला, और क्या, मेरी बला से मर जाता तो ही ठीक रहता। मोहित बोला, एक बात तो है, तू है बड़ा नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। देवराज बोला, अब क्या करूं, मेरा वश चले तो मैं उस घर से अलग हो जाऊं, लेकिन फिर उस घर के अलावा मेरे लिए कहीं और ठिकाना भी तो नहीं है। ये भी ठीक कहा तूने, लेकिन यार मैंने जब तुझे बता दिया था कि राजन वहाँ पर अभी अकेला है, तो तुम लोगों ने उसकी ठुकाई करने में इतना संकोच क्यों किया? अच्छे से मानना चाहिए था ना। मोहित बोला, बस इतना काफ़ी था यार, हमें भी तो पुलिस का डर है, फिर कभी हिसाब चुकता कर लेंगे। तो चल फिर इसी बात पर दारू पिला, मोहित बोला। और फिर मोहित देवराज की टोली के संग सिगरेट और दारू पीने बैठ गया। मोहित अपने लफंगे दोस्तों के साथ ठेके पर दारू पीता रहा और दोपहर तक घर नहीं पहुंचा। वहां पवित्रा दोपहर के खाने पर उसका इंतजार करती रही। पवित्रा ने सोचा कि मोहित शाम तक लौट आएगा, इसलिए उसने शास्त्री जी और राजन को खाना खिलाकर खुद भी खा लिया। फिर शाम होने को आई, लेकिन मोहित घर नहीं लौटा। आधी रात गए वो शराब के नशे में धुत घर लौटा। उसकी हालत देखकर पवित्रा और शास्त्री जी परेशान हो उठे। मोहित ऐसी हालत में भी नहीं था कि उससे बात की जा सके। वो लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। इसलिए उस रात राजन के कमरे में शास्त्री जी लेटे। सुबह हुई तो इस विषय पर पवित्रा ने शास्त्री जी से बात करते हुए कहा, आपने कल मोहित की हालत देखी? उसी के बारे में तो मैं भी सोच रहा था। शास्त्री जी बोले, अब सोचने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। पवित्रा बोली, उसे केवल समझाया जा सकता है, अपनी औलाद होती तो सख्ती से पेश आते। अगर हमने सख्ती दिखाई तो समाज तो यही कहेगा ना कि चचेरे भाई का लड़का था, इसलिए उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और मोहित भी हमें गलत समझने लगेगा। तो तब क्या? शास्त्री जी बोले, इसलिए तो मैं कह रही थी कि ब्याह कर दो उसका। पवित्रा बोली, लेकिन बड़े भाई का ब्याह अभी नहीं हुआ तो इसका कैसे कर दें? शास्त्री जी बोले, मुझे डर है कि बात कहीं हाथ से ना निकल जाए। मोहित बर्बादी की राह पर तो चल ही पड़ा है, और अगर इससे भी ज़्यादा वो कुछ कर बैठा तो हम दोनों खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। पवित्रा बोली, तो तुम ऐसा करो, एक बार राजन से और पूछ लो कि वो ब्याह करने के लिए राज़ी है या नहीं। अगर राज़ी हो जाता है तो उसके स्वस्थ होते ही हम उसका ब्याह कर देते हैं, फिर इसके बाद मोहित का भी ब्याह कर देंगे। और अगर राजन राज़ी नहीं भी होता तो तुम रोहित के लिए लड़की देखना शुरू कर दो। जब गृहस्थी की बेड़ियाँ पैरों में पड़ जाएंगी तो अपने आप सुधर जाएगा। शास्त्री जी बोले, हाँ सही कहा आपने, मैं कल ही राजन से इस बारे में बात करती हूँ। अगर वो मान जाता है तो मैं फ़ौरन ही उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दूँगी। फिर दूसरे दिन पवित्रा ने इस विषय पर राजन से पूछा तो वो बोला, माँ मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे अभी बहुत से काम करने बाकी हैं। तुम ऐसा करो, पहले मोहित का ब्याह कर दो, मैं अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहता हूँ। कॉलेज के छात्रों के लिए बहुत सी सुविधाएं मुहैया करवानी हैं, जिसके लिए मुझे विधायक जी की मदद की ज़रूरत भी पड़ेगी। यदि मेरा ध्यान काम पर रहा तो फिर मैं तुम्हारी बहू को समय नहीं दे पाऊँगा, तो फिर तुम्हें और तुम्हारी बहू को भी मुझसे शिकायत रहेगी। इससे बेहतर है कि मैं अभी कुछ दिनों तक ब्याह ही ना करूं। राजन बोला, जैसी तेरी मर्ज़ी, तो फिर मैं रोहित के लिए ही लड़की देखना शुरू करती हूँ। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। राजन बोला, फिर क्या था। सबकी रजामंदी पर पवित्रा ने मोहित के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी, और फिर एक उच्च घराने की सुंदर और सुशील कन्या पवित्रा को मिल ही गई। लड़की के पिता बैंक में कैशियर थे, उनका नाम गोपाल शास्त्री था। माँ घरेलू महिला थी और लड़की अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। लड़की पढ़ी लिखी भी थी और हमेशा अव्वल आती थी। गोपाल जी के और कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बड़े दुलार से रखा।
और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। और वो यही चाहते थे कि उनकी बेटी को ससुराल भी ऐसी ही मिले जहाँ के सदस्य खुले विचारों वाले हों। और उन्होंने जब शास्त्री जी और पवित्रा के व्यवहार के बारे में सुना तो उन्होंने फ़ौरन ही लड़का देखने उनके घर आने के लिए हाँ कर दी। गोपाल जी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मोहित को देखने आए और शास्त्री जी ने मोहित के बारे में उन्हें सब बता दिया कि वो मेरे चचेरे भाई का सगा लड़का नहीं है और गांव में जग्गू की जितनी ज़मीन जायदाद है और मकान है वो सब मोहित का ही है, उसमें हमारा कोई भी हिस्सा नहीं है। तब गोपाल जी बोले, जो माँ बाप गोद लिए बेटे को इतना प्यार से रख सकते हैं तो इस घर में तो प्यार ही प्यार बरसता होगा। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा घर और वर मेरी बेटी को नहीं मिल सकता। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप सभी एक बार लड़की को देख लें तो बात आगे बढ़ाई जाए। आपको हमारा बेटा पसंद आया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हम सब भी लड़की देख लें तो थोड़ी तसल्ली हो जाए। हम सबका लड़की देखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लड़का लड़की एक बार एक दूसरे को देखकर पसंद कर लें तो फिर सगाई कर देते हैं। शास्त्री जी बोले, जी बहुत बढ़िया, मैं भी यही चाहता हूँ। गोपाल जी बोले, भाई साहब हम सभी जल्दी ही आपके घर आते हैं। जी बहन जी, मुझे आप सबकी प्रतीक्षा रहेगी, गोपाल जी बोले। और फिर सभी लड़की देखने गए। लड़की नाश्ता लेकर बाहर आई। शर्म से उसकी पलकें झुकी हुई थी। खुले हुए लंबे बाल, गोरा रंग, कद काठी की भी अच्छी थी और उसने साड़ी पहन रखी थी। लड़की ने टेबल पर नाश्ता रखा तो पवित्रा बोली, बैठो बेटा। पवित्रा के कहने पर लड़की उन सभी के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। तब पवित्रा ने उसका नाम पूछा तो लड़की बोली, जी सावित्री। तब पवित्रा ने पूछा, नाम तो बहुत अच्छा है, हमने सुना है कि तुम पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हो, और क्या क्या रुचियाँ हैं तुम्हारी? जी मुझे खाना पकाना पसंद है, गीत गाना पसंद है, लेकिन सिलाई बुनाई का मुझे कोई शौक़ नहीं है। सावित्री बोली, ईमानदार भी हो, सब सच सच कहती हो। पवित्रा बोली, जी मुझे किसी को धोखा देना पसंद नहीं है, इसलिए अपने बारे में मैंने आपको सब सच सच बता दिया। इनसे मिलो, ये है हमारा बड़ा बेटा राजन और ये छोटा मोहित। ये है शास्त्री जी और मुझे देखकर तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं कौन हूँ। सबका परिचय करवाते हुए पवित्रा बोली और फिर मोहित और सावित्री को थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात करने के लिए छोड़ दिया गया। वे दोनों उधर बातें कर रहे थे और इधर ये सब बातें कर रहे थे। फिर लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और रिश्ता पक्का हो गया। सावित्री और मोहित की शादी की तैयारियां ज़ोरों पर चलने लगी। मोहित बहुत खुश था इस शादी से, क्योंकि सावित्री उसे पहली नज़र में भाग गई थी। दोनों कभी कभी किसी मंदिर या तीज त्योहारों पर मिलने भी लेते थे। सावित्री को भी मोहित पसंद था। मोहित देखने में राजन से भी ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि मोहित की माँ सुभद्रा भी बहुत सुंदर थी और मोहित के नैन नक्श बिल्कुल अपनी माँ सुभद्रा जैसे थे। भूरी आंखें और गोरा रंग था उसका, बस वो थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था और हमेशा शास्त्री जी के परिवार का बुरा ही चाहता था। लेकिन ये बात वो किसी को महसूस नहीं होने देता था कि वो उन सब से नफरत करता है। और सावित्री को भी यही लगता था कि मोहित अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी उन सभी को बहुत मान करती थी। ऐसे ही दिन गुजरे और शादी के दिन भी पास आ गए। दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से होने लगी। गोपाल जी बहुत ही खुश थे कि उनकी बेटी अच्छे घर में ब्याह कर जा रही है। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि लड़का कुछ नहीं करता है। और हमारे समाज की विडंबना भी तो यही है कि लड़की के पिता वर देखकर ही घर देखकर उसका ब्याह करता है। बड़ा घर हो, ससुर कमाता, लड़का चाहे कुछ भी ना करता हो, फिर भी अपनी बेटी ऐसे में ब्याह देंगे। और लड़के के घर वालों को ये आशा रहती है बहू के आते ही हमारा बिगड़ेल लड़का सुधर जाएगा, अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगेगा। अब कह भी क्या सकते हैं, यही तो समाज है। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। राजन अपने भाई की शादी में अपने दोस्तों संग खूब नाचा। वरमाला हुई, फिर 7 फेरों के बाद सावित्री की विदाई भी हो गई और पलक झपकते ही सावित्री अपनी भीगी पलकों के साथ ससुराल के द्वार पर खड़ी थी। रास्ते भर मोहित सावित्री को चुप कराते हुए आया था और वो चुप नहीं हुई थी। लेकिन जब पवित्रा ने प्यार भरा हाथ सावित्री के सर पर फेरा तो फिर वो एकदम शांत हो गई। पवित्रा ने बहू का निहारन किया, नज़र उतारी और फिर सभी के साथ कुलदेवी की पूजा के लिए गांव की ओर चल पड़ी। वहाँ उसने सावित्री से कुलदेवी के मंदिर में हल्दी से भरी हथेलियाँ लगवाई और फिर अपने घर के द्वार पर भी हल्दी की हथेलियाँ लगवाई। और बाद में मोहित के घर के सामने ले जाकर बोली, सावित्री बहू, यह है तुम्हारी संपत्ति, आज से तुम इन सब की मालकिन हो। अपने घर के द्वार पर भी हथेलियाँ लगा दो, जिससे पुरखे तुम्हें पहचान जाएँ कि अब से तुम इस परिवार का हिस्सा हो। और सावित्री ने ऐसा ही किया। फिर सब गांव से लौटे और फिर दूसरे दिन सत्यनारायण की कथा हुई और तब जाकर दूल्हा दुल्हन को मिलने दिया गया। उस रात पवित्रा खुद अपने हाथों से सावित्री को तैयार करके मोहित के कमरे में भेजते हुए बोली, खुश रहो बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो।
भगवान तुम दोनों को सदा सुखी रखे, तुम्हारी जोड़ी यूं ही बनी रहे। फिर क्या था, उस दिन के बाद सावित्री ने सारा घर संभाल लिया और सबकी चहेती बन गई। वो पवित्रा को कुछ भी नहीं करने देती और सबका बहुत ख्याल रखती थी। देर रात गए जब राजन आता तो उसको भी नहीं छोड़ती और डांट लगाते हुए उससे कहती, आइए आइए भ्राताश्री, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आपको तो ज़रा भी रहम ही नहीं है। अपने उनके बारे में भी सोच लिया करिए। आप जल्दी घर आ जाएंगे तो ना जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, जंगल रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और यह धरती पानी से भर जाएगी। तो फिर से मेरी क्लास लेने बैठ गई। इतना तो कभी मेरी माँ ने भी नहीं टोका मुझे जितना कि तू मुझे टोकती है, राजन सावित्री से कहता है। मैं आपकी माँ नहीं हूँ भ्राताश्री, मुझे तो आप अपनी बहन की तरह मानते हैं ना। तो छोटी बहन को अधिकार होता है कि वो अपने बड़े भाई को डांट सकती है। सावित्री बोलती, बस बस बहुत हो गया डांटना वाटना, जल्दी से खाना परोसो, बहुत भूख लगी है। राजन कहता, अब मुझसे खाना वाना नहीं परोसा जाता, मेरे लिए जेठानी ले आओ, अब तो वही परोसा करेगी। आपका खाना मुझसे नहीं की जाती अब आपकी खिदमत। सावित्री बोलती, देख माँ की तरह बातें मत, खाना खिलाना है तो खिला दे, नहीं तो मैं चला अपने कमरे में सोने। राजन कहता, आप तो नाराज़ हो गए। अच्छा बाबा अब नाराज़ मत हो, 2 मिनट रुकिए, अभी खाना परोस कर लाती हूँ। और फिर सावित्री राजन के लिए खाना परोसती और राजन खाकर अपने कमरे में चला जाता। और इधर मोहित को अच्छा नहीं लगता था कि सावित्री सबका ख्याल रखे, पूरे घर का काम करे। इसलिए वो जब भी सावित्री से इस विषय पर बात करता तो सावित्री कहती, ये हमारा घर है जी, ये परिवार ही हमारी ताकत है और इस घर की बहू होने के नाते मुझे सबको जोड़ कर रखना है। आपके ये सगे रिश्तेदार ना सही लेकिन सगों से भी ज़्यादा हैं। माँ कितना प्यार करती है मुझे, कितना ख्याल रखती है मेरा, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आप सबका ख्याल रखूं। तुम्हें कोई भी नहीं समझा सकता। मोहित बोला, तो क्यों समझाते हो मुझे, मैं ऐसी ही हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूँगी, तुम मुझे बदल नहीं सकते। सावित्री बोलती, ठीक है सावित्री देवी, अब तुम्हारा ये संस्कारी बहू का पुराना ख़त्म हो गया हो तो अब कुछ प्यार भरी बातें भी कर लें। मोहित कहता, हाँ स्वामी जी, दासी आपके चरणों में पूर्णतः समर्पित है। और ऐसा कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ती और साथ में मोहित भी हंसकर उसे अपने सीने से लगा लेता और फिर सावित्री भी मोहित की बाहों में सिमट जाती। मोहित और सावित्री दोनों का आपस में बहुत प्रेम था और उनका प्रेम देखकर पवित्रा को बहुत अच्छा लगता था। बस कभी कभी वो ये सोचा करती थी कि काश राजन भी ब्याह कर ले और वो भी अपनी पत्नी के संग ऐसे ही खुशी खुशी ज़िंदगी बिताए। लेकिन पवित्रा के लाख कहने पर भी राजन ब्याह के लिए राज़ी नहीं होता और पवित्रा को ये बात कहने पर हमेशा निराश ही होना पड़ता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और पता चला कि सावित्री उम्मीद से ये खुशखबरी पाकर पूरा परिवार खुशी से उछल पड़ा। और फिर कुछ महीने बाद सावित्री ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसका नाम सबने गौरव रखा। बच्चे के आने से उनका घर महक उठा था। अब गौरव धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और 3 साल का होने पर राजन ने उसका दाखिला एक कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया। गौरव और राजन के बीच बहुत प्यार था। राजन जब भी घर होता तो अपना पूरा समय गौरव के साथ ही बिताता और इधर मोहित अपने बेटे को ज़रा भी वक्त नहीं देता था। जब भी वो दुलार से पापा पापा करके मोहित के करीब जाने की कोशिश करता तो वो उसे झिड़क देता। इसलिए गौरव मोहित से कभी हिलमिल ही नहीं पाया और अभी भी मोहित कोई काम नहीं करता था। राजन ने 2 बार कोशिश भी की थी कि मोहित काम करने लगे, इसलिए उसने एक बार उसे कपड़े की दुकान करवा कर दी, लेकिन मोहित का वहाँ मन नहीं लगा और दुकान घाटे की स्थिति में आते आते बंद करनी पड़ी। और दूसरी बार राजन ने उसे अनाज के व्यापार में लगवाया तो वो भी मोहित से संभालना न गया। फिर तीसरी बार राजन ने मोहित के लिए कुछ नहीं किया। मोहित राजन को देखकर ईर्ष्या करता था। वो मोहित की तरह सत्ताधारी बनना चाहता था, लेकिन ऐसे गुण ही नहीं थे उसके पास जो वो राजन की तरह कामयाब हो पाता। हमेशा ठेके पर बैठकर ताश खेलना और दारू पीना ही मोहित को भाता था। एक बार तो उसने सावित्री के सोने के कंगन भी गिरवी रख दिए थे। इस बात से सावित्री बहुत नाराज़ हुई और उसने राजन को बता दिया और ये सुनकर राजन ने अपना आपा खोकर मोहित को पीट दिया। फिर उन लोगों को भी पीटा जिसके पास मोहित सावित्री के कंगन गिरवी रखवा कर आया था। फिर उन सभी का पैसा चुकाकर वो सावित्री के कंगन वापस ले आया और मोहित को हिदायत दी कि आज के बाद दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। गौरव को ऐसे बाप की ज़रूरत नहीं है। कैसे बाप हो तुम और उसे तुम कैसी परवरिश दे रहे हो। मोहित तो वैसे भी राजन से नफ़रत करता था और उस दिन के बाद वो उससे और भी नफ़रत करने लगा। और जब मोहित काम नहीं ढूंढ पाया तो फिर थकार कर राजन ने उसे अपने साथ ही लगा लिया। उसने सोचा कि मेरी निगरानी में रहेगा तो कम से कम ठेके पर बैठकर ताश तो नहीं खेलेगा।
दिन भर दारू तो नहीं पिएगा। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। गौरव अब 6 साल का हो चुका था, लेकिन अभी तक राजन का ब्याह नहीं हुआ था और अब तो पवित्रा और शास्त्री जी ने इस बात को कहना भी छोड़ दिया था। उन्हें पता था कि राजन उनकी बात मानने वाला तो है नहीं। इसी बीच राजन की पार्टी में एक और सदस्य शामिल हुआ। वो दिल्ली से पढ़कर आया था, लेकिन रहने वाला उसी शहर का था। वो उन सभी सदस्यों से बिल्कुल अलग था जो कि राजन की पार्टी में उस समय शामिल थे। राजन की पार्टी के सभी सदस्य गुटखा खाते थे, गमछा डालते थे और धोती कुर्ता पहनते थे। ठेठ हिंदी में बात करते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं था। वो जीन्स पहनता था और चश्मा लगाता था, ऊपर से अंग्रेज़ी में बात करता था। वो दिल्ली से लौटा था, इसलिए बहुत सलीकेदार था। वो राजन की पार्टी में रहकर नेतागिरी सीखना चाहता था। वो ना दारू पीता था और ना गुटखा खाता था। बस उसके अंदर केवल एक ही ऐब था कि वो लड़कियों पर लट्टू रहता था। वो जल्द ही राजन का भरोसेमंद बन गया, क्योंकि उसके अंदर सभी गुण मौजूद थे जो राजन मोहित में देखना चाहता था। लेकिन मोहित उस काबिल नहीं था। उस लड़के का नाम रमाकांत पटेल था। राजन अभी भी छात्र संघ का नेता था, क्योंकि वो छात्र संघ का नेता बने रहने के चक्कर में किसी ना किसी विषय से एमए में एडमिशन ले लेता था। वो नेता होने के नाते बहुत से छात्रों की समस्याओं का समाधान भी करता था, इसलिए अपने कॉलेज में वो छात्रों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध था। और उसकी प्रसिद्धि के मद्देनज़र विधायक भी उस पर मेहरबान रहते थे, क्योंकि उसके कारण ही विधायक जी भी चुनाव जीत पाते थे। इस बार भी चुनाव नज़दीक थे और विधायक जी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए राजन की टोली को अपने पास रख लिया और राजन शहर के ऑफिस का कार्यभार रमाकांत को सौंपकर रोहित के साथ विधायक जी के साथ आ गया। इस बार विधायक जी कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाकर अपने चुनाव के प्रचार को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो अपने गांव आ गए। देवराज ठाकुर, जो कि राजन की विपक्षी पार्टी के छात्र संघ का नेता था, उसका गांव भी वही था जो विधायक जी का गांव था। देवराज के पिता विधायक जी के बचपन के मित्र थे और दोनों का घर भी अगल बगल था। पहले तो देवराज ही विधायक जी के लिए काम करता था। देवराज के पिता गंभीर ठाकुर के कहने पर विधायक जी ने उसे अपने साथ रख लिया था, लेकिन देवराज ने जब कई बार विधायक जी से ऐंठ और बदतमीजी से बात की तो फिर विधायक जी ने उससे दूरियां बना ली। लेकिन गंभीर ठाकुर ने इस बात का बुरा नहीं माना और विधायक जी के प्रति पहले जैसा ही स्नेह भाव रखा, क्योंकि वो जानते थे कि उनका बेटा नालायक है। विधायक जी का पूरा परिवार तो शहर में ही था, इसलिए उनका और उनके साथ के सभी लोगों के खाने पीने की व्यवस्था का कार्यभार गंभीर ठाकुर ने अपने ऊपर ले लिया। वे विधायक जी से बोले, विधायक जी, आप यहाँ किसी चीज़ की चिंता ना करें। घर धान्य से भरा हुआ है। आपके और आपके साथ के सभी जनों के 3 वक्त के भोजन की व्यवस्था मेरे ऊपर है। भला बचपन की मित्रता किस दिन काम आएगी? तब विधायक जी बोले, मित्र, ये तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो आजकल कौन किसके लिए क्या करता है। और फिर उस दिन विधायक जी के साथ राजन भी चुनाव का प्रचार करने उनके साथ गया और शाम को जब वापस लौटे तो गंभीर सिंह हाजिर थे अपने नौकरों के साथ। सभी का भोजन लेकर के सभी अपने हाथ मुंह धोकर एक एक करके बिछौनों पर बैठ गए और नौकरों ने सभी को खाना परोसना शुरू किया। और तभी विधायक जी के घर के द्वार पर पायलों की छन छन सुनाई पड़ी। सभी ने देखा कि एक 20-22 साल की लड़की पीले सलवार कमीज में दुपट्टा डाले हाथ में एक बटलोई लेकर चली आ रही थी। गंभीर ठाकुर ने उसे देखा तो पूछा, राधिका बेटी, तुम और यहाँ? जी बाबूजी, मजबूरी में आना पड़ा हमें। नौकर ये मूंग के हलवे की बटलोई रसोई में ही भूल आए थे। सारे नौकर तो यहाँ मौजूद हैं, तो माँ ने कहा कि तुम ही दे आओ, इसलिए हम मजबूरी में ये हलवे की बटलोई देने यहाँ चले आए। ठीक है बेटी। और इतना कहकर गंभीर ठाकुर ने बटलोई ले ली और फिर से अपना दुपट्टा लहराते हुए पायल छनकाते हुए वापस चली गई। और राधिका की पायलों की छमछम ने राजन के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। वो उसे बस जाते हुए देखता रहा। ये सब मोहित भी देख रहा था और उसने राजन से कहा, भैया, खाना बहुत ही अच्छा है ना? राजन मोहित का इशारा समझकर मुस्कुराया, लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर क्या था, अब जब देखो तब राजन की नज़रें राधिका को तलाश करने लगी, लेकिन वो बहुत ही कम घर से बाहर निकलती थी। बस कभी कभी छत पर कपड़े सुखाने जाती और सूखे कपड़े उठाने जाती और इसी बीच राजन राधिका को देख लेता। फिर राधिका भी राजन को देखकर मुस्कुरा देती। दोनों का यह सिलसिला यूं ही चल रहा था। खाना लेकर गंभीर ठाकुर ही अपने नौकरों के साथ आते, राधिका कभी नहीं आती। राधिका को सख्त हिदायतें थी कि वो घर से बाहर ना निकले। हमने तुम्हें दिल्ली से ग्रेजुएशन करने की अनुमति दे दी, वही काफ़ी है। अब घर पर बैठकर घर के कामकाज सीखो। राधिका ने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन उसके बाद उसे पोस्ट ग्रेजुएशन की इजाज़त नहीं मिली थी, इसलिए वो अब घर पर ही रहती थी और अब उसकी शादी के लिए मुनासिब लड़का खोजा जा रहा था। ऐसे ही विधायक जी के चुनाव के प्रचार को 1 महीना बीत गया और सबके शहर जाने का वक्त हो गया, लेकिन राजन का मन नहीं था वहाँ से वापस जाने का। लेकिन फिर भी उसे जाना तो था ही।
वे सभी दरवाजे से बाहर निकले और छत पर राधिका खड़ी थी मायूसा चेहरा लेकर। तब एक नौकरानी राजन के पास आई और चुपके से कागज का एक टुकड़ा उसके हाथ में थमाते हुए चली गई। उस समय वहां पर केवल राजन और मोहित ही थे। सब आगे जा चुके थे और राजन हवेली के दरवाजे पर ताला लगा रहा था। गंभीर ठाकुर भी विधायक जी के साथ आगे ही थे। राजन ने एक नज़र राधिका की ओर देखा और वहां से आगे बढ़ गया। फिर जब अपनी अपनी कार में सब बैठ गए तो राजन ने उस कागज़ के टुकड़े को खोलकर पढ़ा जिसमें लिखा था, नेताजी हम आपको चाहने लगे हैं, अगर आप हमें ना मिले तो कसम खाकर कहते हैं कि हम मर जाएंगे। वो वाक्य पढ़कर राजन के दिल के तार झंझना उठे और वो कराह उठा, क्योंकि वो भी राधिका को पहले ही दिन से चाहने लगा था। उसने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि राधिका उससे उम्र में काफ़ी छोटी थी। वो कोमल हृदय और राजन कठोर पत्थर से हृदय वाला था। उन दोनों का कोई मेल नहीं था। यही सब सोचकर राजन अभी तक कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब इस प्रेम में प्रेमिका की सहमति मिल जाने पर राजन का हौसला बढ़ गया था। मोहित ने उससे पूछा तो राजन ने उसे सब सच सच बता दिया। तब मोहित बोला, भैया ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से काम नहीं चलने वाला। अगर आप राधिका से प्रेम करते हैं तो इसे निभाना भी पड़ेगा। लेकिन भाई मेरे, वो देवराज की बहन है और देवराज मेरा जानी दुश्मन है। ऊपर से राधिका मुझसे उम्र में बहुत छोटी है और हमारी जाति बिरादरी भी अलग है। राजन बोला, वो लड़की होकर इतनी हिम्मत कर सकती है तो भैया आपको भी तो कुछ हिम्मत करनी चाहिए। इतने सालों बाद तो आपको कोई लड़की पसंद आई है तो भगवान के लिए उसे मेरी भाभी बना दो। मोहित बोला, लेकिन माँ बाबूजी नहीं मानेंगे, भला गैर बिरादरी में मेरा ब्याह करने के लिए, और वे मान भी गए तो क्या देवराज और उसके पिता गंभीर ठाकुर मानेंगे इस ब्याह के लिए? राजन बोला, सब ना माने तो ना माने, हम दोनों भाभी को उनके घर से भगा कर ले आएंगे। मोहित बोला, इससे तो दोनों घरों की बहुत बदनामी हो जाएगी। आप ये सब मत सोचिए, बस एक बार भाभी को ये पता चल जाए कि आप भी उन्हें चाहते हैं तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। जब सिर ओखली में दे ही दिया है तो फिर मूसलियों से क्या डरना। फिर क्या था, मोहित के कहने पर राजन चुपके से फिर से गांव गया और एक खत में अपने मन की बात राधिका को लिख कर दे आया। खत पढ़कर राधिका खुशी के मारे रो पड़ी और एक दिन वो अपने घर से भागकर शहर पहुंची और वहां से राजन के कार्यालय पहुंचकर उससे बोली, हम घर से भाग कर आ गए हैं और अब हम वहां वापस नहीं जाएंगे। हमने घर पर चिट्ठी भी छोड़ दी है और उसमें ये लिख दिया है कि हम आपसे प्यार करते हैं और आपसे ही शादी करेंगे। राधिका की इस हरकत से राजन बोला, राधिका ये क्या किया तुमने? कुछ तो सोचा होता, हमें अब और कुछ नहीं सोचना। अगर आपने आसरा ना दिया तो हम किसी कुएं, नदी, तालाब में कूदकर अपनी जान दे देंगे। राधिका की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि देवराज अपने दोस्तों के साथ वहां आ पहुंचा और राधिका का हाथ पकड़ते हुए बोला, राधिका तू यहाँ इसके साथ क्या कर रही है? चुपचाप घर लौट चल। अब हम वापस घर नहीं जाएंगे, राधिका बोली। और फिर राधिका के ऐसा कहने पर राजन ने राधिका का हाथ पकड़ लिया और देवराज से बोला, अब ये वापस तेरे साथ नहीं जाएगी, ये विधायक जी के घर जाएगी और वे जो भी फैसला करेंगे वही माना जाएगा। तू कौन होता है मेरी बहन की ज़िंदगी का फैसला करने वाला? देवराज दहाड़ा। फैसला तो तेरी बहन कर चुकी है, बेहतरी इसी में है कि ये मामला विधायक जी के घर पर ही निपटाया जाए। राजन बोला, फिर क्या था, सब विधायक जी के घर पहुँचे। विधायक जी ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने राधिका से भी उसकी मर्जी पूछी तो राधिका ने सब सच सच कह दिया। राधिका की बात सुनने के बाद विधायक जी ने राधिका के पक्ष में ही फैसला दिया, जिससे देवराज और उसके पिता आग बबूला हो उठे और वहां से जाने लगे। तो देवराज राजन से बोला, बहनोई बनने वाले हो तो एक बार गले नहीं मिलोगे? तब राजन को मजबूरी में देवराज को गले लगाना पड़ा। तो देवराज ने राजन से दबे स्वर में कहा, जो लड़की अपने परिवार को धोखा दे सकती है वो तेरी सगी क्या होगी? ईश्वर करे तेरा जीवन उजड़ जाए, तू और वो कभी खुश न रहें। देवराज के ये बोल राजन के कानों में तीर की तरह चुभे, लेकिन सबके सामने वो कुछ नहीं बोला। अब समस्या ये थी कि कहाँ रहेगी। तो विधायक जी बोले, जब तक राजन का ब्याह राधिका के संग नहीं हो जाता तो वो हमारे यहाँ रहेगी। इस समस्या का समाधान तो हो गया था, लेकिन अब राजन के लिए समस्या ये थी कि माँ और बाबूजी कैसे मानेंगे इस ब्याह के लिए। तो अब इसके निवारण के लिए फिर से विधायक जी ही आगे आए और वो बोले, कल ही शास्त्री जी और बहन जी को यहाँ बुलवा लो, वो एक बार राधिका से मिल लें, फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। अब जब ये बात शास्त्री जी और पवित्रा को पता चली तो शास्त्री जी गुस्से से भड़क कर बोले, शास्त्रीन बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब लोगों की बेटियां भी भगाई जाने लगी हैं। इस लड़के ने तो मुझे कहीं का नहीं रखा, पूरे समाज में नाक कटवा कर रख दी। सारा शहर मुझ पर थू थू कर रहा है। हम दोनों इतने सालों से चिल्ला रहे हैं कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो,
लेकिन नहीं, साहबजादे के मंसूबे तो कुछ और ही थे। इन्हें तो लड़की भगाकर शादी करनी थी। अब इसकी करतूत पर मैं कहाँ कहाँ मुंह छुपाता फिरूं। लेकिन ताऊ जी, लड़की को भैया ने नहीं भगाया है, वो तो खुद ही अपने घर से भाग कर आई है। सावित्री बोली। तू इसकी तरफदारी ज़्यादा मत कर, पवित्रा बोली। पहले तो खुद ही चिल्ला रही थी कि शादी कर ले, शादी कर ले, और अब जब भैया शादी करना चाहते हैं तो सब उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। शादी करने का शौक था तो संवेवर रचा लेता, लड़की भगाने की क्या ज़रूरत थी। शास्त्री जी बोले। ताऊ जी, संवेवर लड़कियों का होता है, लड़कों का नहीं, सावित्री बोली। और फिर सावित्री की बात पर शास्त्री जी हंस पड़े। शास्त्री जी हंसे तो फिर पवित्रा भी हंसी, और फिर दोनों के हंसते ही हंसते सब हंस पड़े, और फिर दोनों राधिका से मिलने के लिए राज़ी भी हो गए। अब दूसरे दिन शास्त्री जी और पवित्रा विधायक जी के घर आए। वे राधिका से मिले और उससे मिलते ही उसका व्यवहार, उसकी सुंदरता और सौम्यता ने दोनों का मन मोह लिया, और फिर वे राधिका को अपनी बहू बनाने को राज़ी हो गए। राधिका शास्त्री जी और पवित्रा को पसंद आ गई थी, इसलिए शास्त्री जी विधायक जी से बोले, अब सगाई और शादी में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। लड़की अपने घर को छोड़ चुकी है, और जितनी जल्दी बहू बनकर वो हमारे घर आ जाए तो उतना ही अच्छा रहेगा। तब विधायक जी बोले, जी बिल्कुल सही, मैं भी यही चाहता हूँ। लड़की अपने परिवार के विरुद्ध चली गई, ये उसने ठीक नहीं किया, लेकिन दिल से मजबूर इंसान और कर भी क्या सकता है। उसे राजन पसंद आ गया था तो बेचारी क्या करती। अब ये सब बातें छोड़िए, अब तो वो हमारे घर की इज्जत है और उसका सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। शास्त्री जी बोले, जी बिल्कुल सही। विधायक जी बोले, मैं इतने सालों से राजन को ब्याह करने के लिए मना रही थी, लेकिन वो नहीं माना। शायद हमारी किस्मत में राधिका जैसी अच्छी लड़की का बहू बनना लिखा था, इसलिए अभी तक राजन की शादी टल रही थी। शायद आप सही कह रही हैं बहन जी, विधायक जी बोले। और फिर राजन और राधिका की सगाई भी हो गई। सगाई 15 दिन बाद शादी का मुहूर्त भी निकल आया। फिर शादी का दिन भी नज़दीक आ पहुंचा। इसी बीच सावित्री भी राधिका से मिलाई थी, और राधिका उसे भी बहुत अच्छी लगी थी। पवित्रा और सावित्री दोनों ने ही बड़े मन से राधिका की शादी की खरीदारी की। अब सावित्री और राधिका अच्छी सहेलियां बन गई थी। चूँकि सावित्री राधिका से उम्र में बड़ी थी, इसलिए राधिका उसे जीजी ही कहती थी, और सावित्री राधिका को जेठानी जी कहकर पुकारती थी। शादी के एक दिन पहले सावित्री ने ही राधिका की हथेलियों में मेहंदी रचाई, और शादी वाले दिन सावित्री ने ही राधिका को सजाया। राधिका को देखकर सावित्री फूली नहीं समा रही थी, और उसने राजन से जाकर कहा, ना जाने आप जैसे खड़े उसको इतनी प्यारी पत्नी कैसे मिल गई। अच्छा, क्या बोली सावित्री की बच्ची। राजन बोला, कुछ नहीं, बस दोनों को किसी की नज़र न लगे, आपकी जोड़ी यूं ही बनी रहे। सावित्री बोली, और फिर राधिका विदा होकर शास्त्री जी के घर आ गई। पवित्रा के तो मारे खुशी के धरती पर पैर ही नहीं पड़ रहे थे। फौरन ही बहू और बेटे को लेकर कुलदेवी के दर्शन करवाने गांव ले गई, और वहां से लौटकर दूसरे दिन ही सत्यनारायण की कथा करवाई, और फिर घर में दिन भर ढोलक बजी। सावित्री के साथ पवित्रा भी खूब नाची, और आस पड़ोस की औरतों को भी खूब नचवाया। खूब लोकगीत गाए गए, और रात को राजन और राधिका का मिलन हुआ। दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे को पाकर। आखिर बड़े जतन के बाद दोनों ने एक दूसरे को पाया था। और फिर दूसरे दिन राधिका ने रसोई की पूजा करके रसोई में जाने का अधिकार पा लिया, और दोनों देवरानी जेठानी गप्पे मार मार कर घर के काम करती रहती। पवित्रा के घर में तो जैसे चमन बरस रहा था। उसके मन की मुराद जो पूरी हो गई थी, जिस घड़ी का उसे सालों से इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म जो हो गया था। गौरव भी राधिका से खूब हिल मिल गया था, और ताई जी कहकर उसके आगे पीछे घूमता रहता था। लेकिन ये सब मोहित को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। राजन की किस्मत से बहुत रश्क होता था उसे। उसने सोचा था कि राधिका के घर से भाग जाने पर बहुत बवाल होगा, और शास्त्री जी के परिवार को राजन के इस काम से काफ़ी जिल्लत उठानी पड़ेगी। लेकिन अब ये सब तो उसकी सोच के विपरीत ही हो गया था, और इस सब का उसे बड़ा मलाल था। इसलिए वो एक दिन देवराज ठाकुर से उसके कार्यालय मिलने पहुंचा। लेकिन मोहित को अपने कार्यालय में देखकर देवराज ठाकुर का खून खोल उठा, और वो उससे बोला, सारी बिरादरी में मेरी नाक कटवा कर तुझे चैन नहीं मिला, जो अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ आ पहुँचा। निकल जा यहाँ से। तब मोहित बोला, यार ऐसा मत बोल, तू तो मेरा दोस्त है। दोस्त ऐसे होते हैं। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता तो राधिका को समझाता। तूने तो उल्टा राजन को उकसाया, और उसके प्यार में पड़कर राधिका खानदान की नाक कटवा कर घर से भाग गई। देवराज बोला, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था कि तुम्हारी बहन घर से भाग जाए। अब इसमें मेरा क्या कसूर है यार, तुम्हारी बहन ही तुम्हारे खिलाफ हो गई तो फिर मैं क्या करता। बस बस रहने दे, मैं तेरा सब नाटक देख चुका हूँ। देवराज बोला, मेरी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है भाई। उस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है, और इधर तू दुत्कार रहा है। उस राजन को देखकर मेरे सीने पे सांप लौटते हैं। उसे तो सब कुछ मनचाहा मिल गया, और एक मैं हूँ जो दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा है। मोहित बोला,
तो तू चाहता क्या है? देवराज ने पूछा। बस उसकी बर्बादी और कुछ नहीं। मोहित बोला। मैं भी तो बस राजन की बर्बादी चाहता हूँ। तो क्या तुम्हारे पास इसका कोई रास्ता है? मोहित ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं। देवराज बोला। तो तुम मुझे एक और मौका दो, मैं राजन को बर्बाद करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लूँगा। मोहित बोला। सच कहते हो ना? अब की बार धोखा तो नहीं दोगे? देवराज ने पूछा। यकीन करो भाई, अब की बार ऐसा नहीं होगा। मोहित बोला। चल फिर, दिया तुझे एक और मौका, लेकिन याद रहे काम हो जाना चाहिए, वरना फिर तेरी खैर नहीं। देवराज बोला। तुम फिक्र मत करो, इस बार निशाना नहीं चुकेगा। चल फिर तो लग जा काम पर। देवराज बोला। चल अब मैं चलता हूँ, कुछ दिनों के बाद मिलूँगा। और फिर ऐसा कहकर मोहित वहाँ से चला आया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रमाकांत किसी काम से घर आया। दोपहर का समय था और सभी खाना खाने बैठे थे। तो राजन ने रमाकांत से भी खाना खाने के लिए कहा और रमाकांत भी सबके संग खाने बैठ गया। और बातों ही बातों में राजन ने राधिका से कहा। राधिका, तुम्हारी तरह रमाकांत ने भी दिल्ली से ही पढ़ाई की है। ये सुनकर राधिका बोली। सच? रमाकांत भैया? हाँ भाभी, रमाकांत बोला। किस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? राधिका ने पूछा। जी, अंग्रेजी साहित्य से, रमाकांत बोला। आपके पास अब भी किताबें हैं या कहीं बेच दी? राधिका ने पूछा। किताबें भी कोई बेचता है भला? रमाकांत बोला। तो आप मुझे अंग्रेजी साहित्य पढ़ाएंगे? मुझे अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का बहुत शौक है, राधिका बोली। अगर राजन भैया इजाज़त दे तो ज़रूर पढ़ा दूंगा, रमाकांत बोला। इसमें मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है? रमाकांत अगर पढ़ा दे तो ज़रूर पढ़ लो, राजन बोला। और फिर क्या था, उस दिन के बाद रमाकांत राधिका को पढ़ाने आने लगा। रमाकांत स्वभाव का बहुत हंसमुख था, इसलिए जब भी राधिका उससे पढ़ती तो कमरे में हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आती रहती। जो भी राधिका रमाकांत से पढ़ती थी वो सब कुछ राजन को भी दिखाती थी। राधिका को खुश देखकर राजन भी खुश होता और अब ये सिलसिला चलने लगा। हफ्ते में एक बार तो रमाकांत राधिका को पढ़ाने आ ही जाता था। ऐसे ही राधिका को रमाकांत से पढ़ते 2 महीने बीत गए और ये बात मोहित ने पकड़ ली और उसके दिमाग में एक अजबी षड्यंत्र चलने लगा। वो तो इस बात के लिए कब से मौका ढूंढ रहा था और अब उसे वो मौका मिल गया था। इधर रमाकांत के कई लड़कियों के साथ आंतरिक संबंध थे और ये बात राजन भी अच्छी तरह जानता था, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता था क्योंकि रमाकांत ही राजन के कार्यालय का पूरा काम संभालता था। रमाकांत ना तो दारू पीता था और ना ही किसी से अकड़ता था। बस लड़कियां ही उसकी कमज़ोरी थी और इस ऐब के अलावा और कोई भी ऐब उसमें नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो राजन की बहुत इज्जत करता था और रमाकांत की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा मोहित ने उठाया। उसने राजन के कान में ये बात डाल दी कि राधिका भाभी रमाकांत से पढ़ते वक्त बहुत खुश रहती हैं और रमाकांत है भी रसिया आदमी। औरतों को तो वो यूं अपनी मुट्ठी में दबोच लेता है, उनसे मीठी मीठी बातें करके। तेरे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बोलना, राजन बोला। कुछ नहीं भैया, मैं तो रमाकांत की तारीफ़ कर रहा था। वो भी दिल्ली से पढ़ा है और राधिका भाभी भी दिल्ली से पढ़ी हैं, इसलिए दोनों के विचार मिलते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं, मोहित बोला। हाँ ये तो सही है, राजन बोला। आप तो यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पढ़ने वाले लड़के और दिल्ली में पढ़े लड़कों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रमाकांत को देखो, कितना सलीकेदार है, अच्छे से कपड़े पहनता है और ठाठ से रहता है। तो क्या मैं रमाकांत से कमतर दिखता हूँ? राजन ने पूछा। नहीं, लेकिन राधिका भाभी आपसे उम्र में कितनी छोटी हैं और रमाकांत लगभग उन्हीं की उम्र का है, बस 2 साल ही बड़ा होगा। मोहित बोला। हाँ ये बात तो है, रमाकांत है बड़ा स्टाइलिश। और राजन बोला। और आप हमेशा कुर्ता पायजामा और गमछे में रहते हैं। मोहित बोला। अब मुझे यही पसंद है तो क्या करूं? मैं रमाकांत की तरह चुस्त जीन्स और शर्ट में नहीं रह सकता, ऐसे कपड़ों में तो मेरा दम ही घुट जाए। राजन बोला। सही कहते हैं आप, इसलिए उस नालायक रमाकांत की इतनी सारी लड़कियां दोस्त हैं। कुछ तो उसके पहनावे पर फिदा हो जाती हैं तो कुछ उसके बोलने के अंदाज पर। जब वो हमारे घर आता है ना तो भाभी भी तो उससे ना जाने कितनी बातें करती हैं। कमरे के बाहर तक हंसने की आवाज़ें आती हैं उनकी। और ऐसा कहकर मोहित राजन के पास से उठकर चला आया और उसे जो आग लगानी थी राजन के मन में वो आग वो लगाकर चला आया। और इधर राजन के मन में मोहित की बातों से खलबली मच गई। अब जब भी राधिका राजन से रमाकांत की बात करती तो राजन को अच्छा नहीं लगता। उसके मन में तो अब शक का कीड़ा बुलबुलाने लगा था। राजन जब भी राधिका के करीब जाने की कोशिश करता तो ना जाने कौन सी बात उसे उसके करीब जाने से रोक देती। राजन का ऐसा व्यवहार देखकर राधिका भी परेशान हो उठी और इसी तरह वो एक दिन उदास बैठी थी। उसकी उदासी देखकर सावित्री ने राधिका से पूछा तो राधिका बोली। कुछ नहीं जीजी,
आज इनसे झगड़ा हो गया था इसलिए मन नहीं लग रहा। फिर राधिका की बात सुनकर सावित्री कुछ नहीं बोली। राधिका ने सही बात सावित्री से नहीं बताई, इसलिए सावित्री ने भी उस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। इसी दौरान जब रमाकांत राजन के घर ज़्यादा आने लगा तो वो सावित्री से भी बहुत बातें करने लगा और उसे वो जीजी कहकर बुलाने लगा। जब वो सावित्री को जीजी कहने लगा तो फिर गौरव रमाकांत को मामा कहने लगा। रमाकांत के घर आने से सब खुश रहते थे सिवाय राजन के। उसके मन में अब रमाकांत खटकने लगा था। दिन बीत रहे थे और फिर एक दिन गौरव का जन्मदिन आया। घर में कार्यालय के सभी सदस्य आए तो पवित्रा, सावित्री और राधिका तीनों ने मिलकर सभी के लिए रात का खाना बनाया और इस बात का फ़ायदा फिर से मोहित ने उठाया और किसी लड़के को रमाकांत संग उलझा दिया, जिससे उस लड़के को और रमाकांत के बीच काफ़ी झगड़ा हो गया और रमाकांत ने उस लड़के को इतना मारा कि उसका सर फट गया और उसे फ़ौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसा काम रमाकांत से पहली बार हुआ था। वो कभी भी किसी से नहीं उलझता था। जब सब अस्पताल से वापस लौटे तो राजन बहुत गुस्से में था और वो रमाकांत से बोला, जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता तब तक तू मेरे आसपास मत फटकना, और अगर तू मुझे मेरे आसपास दिख गया तो मार मार कर हुलिया ख़राब कर दूंगा। फिर रमाकांत राजन की बातें सुनकर कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि राजन भैया अभी गुस्से में हैं और अगर मैंने अभी कुछ बोला तो कहीं बात ना बिगड़ जाए। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो खुद ही मुझसे बात करने लगेंगे। और ये सब सोचकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन वो हफ्ते में एक बार राजन के घर जाना नहीं भूलता, लेकिन तभी घर में कदम रखता जब उसे पता चल जाता कि राजन भैया घर पर नहीं हैं। फिर एक दिन जब वो राधिका को पढ़ाने घर गया, लेकिन इससे पहले सावित्री ही उससे बातें करने लगी और उससे पूछा, रमाकांत घर क्यों नहीं आता? पहले तो हफ्ते में 1-2 बार आ जाता था, अब तो 15-15 दिन हो जाते हैं तुझे घर आए हुए। जी राजन भैया मुझसे नाराज़ है ना, तो हिम्मत नहीं होती घर आने की। रमाकांत बोला, अरे उनके गुस्से का क्या है, वो तो पल में रूठते हैं और पल में मान जाते हैं। सावित्री बोली, नहीं जीजी, इस बार तो इतने दिनों से उनका गुस्सा उतरा ही नहीं। रमाकांत बोला, कोई बात नहीं, मैं उनसे कह दूंगी कि अब रमाकांत को माफ़ कर दें। सावित्री बोली, नहीं जीजी, आपको सिफारिश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ये मामला निपटा लूँगा। रमाकांत बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्ज़ी। और फिर इतना कहकर सावित्री जाने लगी तो तभी घर के दरवाजे पर राजन की जीप आकर रुकी। तो सावित्री रमाकांत से बोली, लगता है राजन भैया आ गए हैं, तुम ऐसा करो पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। और रमाकांत घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर चला गया। लेकिन ये तो मोहित की साजिश थी। वो तो राजन को ये दिखाना चाहता था कि आपके मना करने पर भी रमाकांत चुपके से राधिका भाभी से मिलने आया था। इस बात से राजन के मन में फफोले से पड़ गए, लेकिन वो बोला कुछ नहीं और सीधा राधिका के कमरे में जाकर बोला, रमाकांत यहाँ क्यों आया था? रमाकांत वो कब यहाँ आया? मुझसे तो मिला ही नहीं। राधिका बोली। राधिका तो सच बोल रही थी, लेकिन राजन को ये झूठ लगा। उसने सोचा कि राधिका ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही है। और जब एक बार इंसान के दिमाग में शक घर कर जाता है तो उसके सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। और यही राजन के साथ हो रहा था। और अब मोहित के मन में सुकून था। वो यही तो चाहता था। इसलिए वो एक दिन देवराज से मिला और उससे बोला, भाई आग तो लगा दी है, बस सब कुछ स्वाह होना बाकी रह गया है। सच, अब मैं राजन को बर्बाद होता देख पाऊंगा। देवराज बोला, हाँ भाई, और मैं भी। अब मेरे कलेजी की आग ठंडी होगी। और फिर मोहित ने देवराज को सब कुछ विस्तार से बता दिया। और देवराज ने मुस्कुराते हुए मोहित की पीठ ठोकते हुए कहा, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर मोहित घर लौट आया। इसी दौरान शास्त्री जी का रिटायरमेंट हो गया था और अब वे अपने काम से स्वतंत्र थे। इसलिए उन्होंने तीर्थ यात्रा का सोचा। इसलिए दोनों पति पत्नी घर की जिम्मेदारी दोनों बहुओं को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब इस दौरान राजन और राधिका के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। इधर राधिका उदास रहती और उधर राजन उदास रहता। सावित्री ने राधिका से पूछा तो वो सावित्री के गले लगकर रो पड़ी और उससे बोली, जी ना जाने क्या हो गया इनको, न जाने कौन सी बात कचोट रही है इन्हें। मुझसे तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते और अगर मैं इनके करीब जाने की कोशिश करती हूँ तो नींद आने का बहाना करके करवट बदल कर सो जाते हैं। किसी बात से परेशान होंगे शायद, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सावित्री बोली, नहीं जीजी, ज़रूर कोई और बात है जो वे मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। राधिका बोली, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। सावित्री बोली। और फिर रात का खाना राजन को सावित्री ने ही परोसा। खाने के बाद उसने राजन से पूछा, भैया आजकल आप बड़े उदास से दिखते हैं, क्या बात है? कुछ नहीं सावित्री, ऐसी तो कोई बात नहीं है। राजन बोला, तो फिर आपके चेहरे पर हरदम 12 क्यों बजे रहते हैं? सावित्री बोली। तब राजन बोला, सावित्री, मेरे मन को एक बात बहुत कचोट रही है। वो क्या? आप मुझसे बता दीजिए, शायद मैं कुछ कर पाऊँ।
बात बता देने से मन हल्का हो जाता है, सावित्री बोली। वो ये कि उस दिन देवराज ने मुझसे कहा था कि जो लड़की अपने परिवार को धोखा दे सकती है वो तेरी सगी क्या होगी। उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं कभी खुश नहीं रहूँगा, राजन बोला। राजन की बात सुनकर सावित्री बोली, ओह तो ये बात है। पता है भैया, आप पुरुष जाति होती ही ऐसी है। एक औरत कुछ भी कर ले अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए और अपने बेटे के लिए, लेकिन अगर उसने कोई कदम केवल अपनी खुशी के लिए उठा लिया तो वो दुनिया की सबसे ख़राब औरत बन जाती है। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर बिना कुछ सोचे समझे आपके पीछे पीछे चली आई और आप उस पर शक कर रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया उसके खिलाफ और आपने मान लिया। सावित्री, मैं बहुत उलझन में हूँ, राजन बोला। आपकी उलझनों का कारण आप खुद ही हैं और कोई नहीं। और इतना कहकर सावित्री वहाँ से चली गई। राजन उस रात अपने कमरे में ना जाकर अपने कार्यालय चला गया और ये सब तमाशा देखकर मोहित बहुत खुश था। उसके मन की मुराद पूरी हो गई थी, क्योंकि राजन के जीवन को निराशाओं ने घेर लिया था और यही वो चाहता था। दिन यूं ही बीत रहे थे। दोनों पति पत्नी अब भी उलझनों के दौर से गुजर रहे थे। इसी बीच मोहित ने 2-3 बार षड्यंत्र और रचा। उसने रमाकांत से घर जाने को कहा। बोला, भैया भी घर पर नहीं है, गौरव तुम्हें बहुत याद करता है और कह रहा था कि रमाकांत मामा कब आएंगे। और भोला रमाकांत मोहित की बातों में आ गया। जब भी वो घर पहुंचता तो मोहित राजन को जीप में लेकर घर पहुंच जाता और रमाकांत को पीछे वाले दरवाजे से भागना पड़ता, जिससे राजन का शक अब यकीन में बदल चुका था कि हो ना हो कि कोई बात तो ज़रूर है। तभी तो रमाकांत राधिका से मिलने आता है। ऊपर से रमाकांत रसिया किस्म का इंसान है। जब उसके संबंध इतनी लड़कियों से हो सकते हैं तो कहीं राधिका भी तो। राजन को इन्हीं उलझनों से गुजरते हुए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब भी वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। और अब मोहित ने अपना आखिरी दांव फेंका। इसी बीच राधिका का जन्मदिन आया तो सावित्री राधिका से बोली, चलो आज अच्छा सा खाना बनाकर भैया को खिलाते हैं, जिससे वे खुश हो जाएं। जी वे खुश नहीं होंगे, राधिका बोली। कैसे खुश नहीं होंगे? आज तो मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगी, लेकिन भैया आज तुम्हारे जादू से नहीं बच पाएंगे, सावित्री बोली। धत जी कैसी बातें करती हो, राधिका बोली। अरे तुम्हारे मन की ही तो बातें कर रही हूँ, सावित्री बोली। और सावित्री की बात सुनकर राधिका शर्मा गई। और फिर उस दिन दोपहर के समय मोहित और देवराज ने एक खूबसूरत सी लड़की को कुछ पैसे देकर राजन से मिलने को कहा और उसे राजन से क्या क्या कहना था ये भी बता दिया। और फिर वो लड़की राजन के पास पहुंची। पहले तो उसके सामने खूब रोई, फिर हाथ जोड़कर राजन से बोली, नेताजी, उस रमाकांत ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और अब वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा था कि अब तो उसे कोई और भी भाग गई है। वो चुपके उससे मिलने भी जाता है। बातों बातों में उसने मुझे उसका नाम राधिका बताया था। उस लड़की की बात सुनकर राजन ने उसे उस वक्त तो कार्यालय के बाहर भेज दिया, क्योंकि वो अब अपने आपे में नहीं था। ये बात किसी और ने नहीं सुनी थी, क्योंकि वहाँ उस वक्त कार्यालय का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। लेकिन कार्यालय के बूढ़े चपरासी भोले राम ने ये सब दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन लिया था और वो उसी वक्त वहाँ से भागकर रमाकांत के कमरे में गया। लेकिन रमाकांत अपने कमरे में मौजूद नहीं था। तब चपरासी भोला राम को याद आया कि रमाकांत तो अपने माता पिता से मिलने घर गया हुआ है और आज रात लौटने को कहा था उसने। चूँकि भोला राम बुजुर्ग था इसलिए रमाकांत उसकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए भोला राम भी रमाकांत से स्नेह रखता था। इसलिए वो उसे ये बात बताने भागा चला आया और रात तक रमाकांत का इंतज़ार करने के सिवाय उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। राजन का मन ख़राब था, इसलिए वो दिन भर ठेके पर बैठकर दारू पीता रहा। शाम होने को आई लेकिन वो घर नहीं आया। देर रात होने पर वो घर लौटा। इधर राधिका सज धज कर राजन का इंतज़ार कर रही थी। उसने सोचा था कि राजन उसके जन्मदिन पर कोई अच्छा सा उपहार लाएगा, लेकिन जब वो घर लौटा तो उसकी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उसने खुद को संभाला और राधिका से बोला, थाली परोसकर कमरे में चलो, आज वहीं साथ में बैठकर एक थाली में ही खाना खाएंगे। ये सुनकर राधिका खुश हो गई। उसने सोचा शायद अब उसके पति का गुस्सा उतर चुका है। सावित्री भी राधिका से बोली, जल्दी जाओ, देर मत करो, अपने रोटे पिया को अच्छे से मनाना। और फिर राधिका थाली परोसकर अपने कमरे में ले गई। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और फिर राजन ने राधिका को पान खिलाया। राधिका ने खुश होकर पान खा लिया और शर्माते हुए मुस्कुराती रही। लेकिन ये क्या, पान खाने के 5 मिनट बाद ना जाने क्यों राधिका के गले में कुछ होने लगा। उसे लगा कि उसे सांस नहीं आ रही है। तब राजन उससे बोला, पान में जहर था। ये सुनकर उसने एक बार जोर से पुकारा, जी, और धम से धरती पर गिर पड़ी और उसके मुंह से झाग सा निकलने लगा। सावित्री को लगा ना जाने क्या बात है, राधिका ने उसे क्यों पुकारा, और वो भागते हुए उन दोनों के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि सजी धजी राधिका धरती पर पड़ी हुई है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है और बिस्तर पर राजन उकड़ू बैठा परेशान सा उसे देख रहा है।
सावित्री ने देखा तो बोली, भैया ये क्या है, राधिका को जल्दी से अस्पताल ले चलो। नहीं, वो अब जिंदा नहीं है, जहर बहुत खतरनाक था, राजन बोला। और तभी बाहर से रमाकांत ने आवाज़ दी। मोहित भी अभी तक घर नहीं लौटा था और गौरव भी अभी जाग रहा था और उसी ने रमाकांत के लिए दरवाज़ा खोला। रमाकांत भड़बड़ाते हुए भीतर आया। साथ में भोलाराम भी रमाकांत से ज़ोर से चिल्लाया, राजन भैया कुछ गलत मत कीजिएगा। फिर गौरव के बताने पर वो दोनों राजन के कमरे में पहुंचे और वहां का नज़ारा देखकर रमाकांत के होश उड़ गए। फिर उसने और भोलाराम ने सारी सच्चाई राजन और सावित्री के सामने रख दी। भोलाराम ने भी ये बताया कि मोहित और देवराज की तो ना जाने कितने सालों से दोस्ती है। मैंने खुद मोहित को कई बार देवराज से मिलते देखा है। मोहित आपका भला कभी नहीं चाहता था, इसलिए उसने आपकी ज़िंदगी में ये आग लगाई और आप उसकी बातों में आकर ऐसा अनर्थ कर बैठे। जो लड़की आज कार्यालय आई थी उसे भी मैं जानता हूँ, वो तो एक बाजारू लड़की है और ऐसे ही काम करके अपना पेट पालती है। मेरे मोहल्ले में ही तो रहती है वो। भोलाराम की बात ख़त्म हुई ही थी कि तभी घर के भीतर मोहित आया और बोला, सावित्री कहाँ हो तुम? भाई जल्दी से खाना परोसो, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और सावित्री अपने आंसू पोंछते हुए राजन के कमरे से बाहर आई। सावित्री को आता देखकर मोहित ने पूछा, कहाँ थी अब तक और दरवाज़ा क्यों खुला पड़े हैं? अच्छा, अब जल्दी से खाना परोसो, ज़ोरों की भूख लगी है, अभी लाई। और ऐसा कहकर सावित्री रसोई में चली गई। और जब मोहित आंगन में हाथ मुंह धो रहा था तो सावित्री ने मोहित की पीठ पर हाशिए से वार कर दिया। मोहित चीखा और पलटा तो सावित्री ने हाशिए से सीधी उसकी गर्दन पर वार किया और मोहित धरती पर गिरकर थोड़ी देर तड़पा और फिर उसकी जान चली गई। ये नज़ारा वहाँ मौजूद गौरव ने भी देखा। मोहित की चीख सुनकर भोलाराम और रमाकांत बाहर आए तो देखा अब मोहित जिंदा नहीं था। फिर रमाकांत से ये बताने कि मोहित भैया को सावित्री जीजी ने मार दिया है। राजन के कमरे में पहुंचा तो राजन भी धरती पर पड़ा झटपटा रहा था। उसकी हालत देखकर रमाकांत चीख कर बोला, भैया ये क्या किया आपने? चलिए मैं आपको जल्दी से अस्पताल ले चलता हूँ। रमाकांत के इतना कहते ही राजन के मुंह से भी झाग निकलने लगा। उसने भी शायद वैसा ही पान खा लिया था जो उसने राधिका को खिलाया था। और फिर तड़पते तड़पते राजन ने अपने प्राण भी त्याग दिए। और फिर रमाकांत राजन का सिर अपनी गोद में रखकर बोला, भैया काश आपने मुझसे सब कुछ पूछ लिया होता तो आज ये सब ना होता। तब तक भोलाराम भी वहाँ आ पहुँचा और उसने राजन को ऐसी हालत में देखा तो बोल पड़ा, ओ बेदर्दिया, कुछ तो आगे पीछे सोचा होता, खुद ही सवाल खड़े किए और खुद ही जवाब बन गया। फिर उसके बाद मोहित के खून के जुर्म में सावित्री को सज़ा सुनाई गई। जब राजन के माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटे तो वो ये सब सुनकर अपने होश खो बैठे। पवित्रा तो अपने बेटे के गम में महीने भर से ज़्यादा नहीं जी सकी और जब जवान बेटा और बहू चले गए, साथ में पत्नी भी चली गई, तो शास्त्री जी भी और जीकर क्या करते भला। उन्हें भी दिल का दौरा पड़ा और वे भी स्वर्ग सिधार गए। सावित्री के जेल जाने पर गौरव अकेला पड़ गया और अब तो परिवार का कोई भी सदस्य गौरव के पास नहीं था। इसलिए गौरव की परवरिश की जिम्मेदारी रमाकांत ने अपने ऊपर ले ली। और वो गौरव तुम हो और वो रमाकांत ने हूँ। और ये कहते कहते रमाकांत जी रुआंसे से हो उठे। रमाकांत जी की बात सुनकर गौरव बोला, मामा जी अब मुझे पूरी बात पता चल गई है और मुझे लगता है कि उस समय मेरी माँ ने कोई गलती नहीं की थी। मेरे पिता ऐसी ही सज़ा के हकदार थे। जिस घर के सदस्य ने उन्हें दिल से अपनाया उनके साथ ही उन्होंने धोखा किया। तो अब तो तू अपनी माँ से नाराज़ नहीं है ना? रमाकांत जी ने पूछा, नहीं, मैं अब खुशी खुशी उन्हें जेल से लेने जाऊंगा। फिर दूसरे दिन गौरव रमाकांत जी के साथ अपनी माँ सावित्री को घर ले आया और माँ बेटे फिर से एक बार मिल गए।